श्री राधा रमण विजय। सो आज के वीडियो में हम थ्योरेटिकल चैप्टर्स को करने वाले हैं जो आपके लिए मार्क्स स्कोरिंग भी होने वाले हैं। सो हम 3 चैप्टर आज के वीडियो में कवर करेंगे। लाइबिलिटी टू पे इन सर्टेन केसेस, अपील्स एंड रिविजन्स एंड एडवांस रूलिंग। तो ये चैप्टर्स इजी भी है प्लस स्कोरिंग भी है, तो इनको स्किप नहीं करना है हमें। क्विकली हम इसको रिवाइज करने वाले हैं आज के वीडियो में। सबसे पहले लाइबिलिटी टू पे इन सर्टेन केसेस से हम स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले देखो लाइबिलिटी टू पे इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ बिजनेस के बारे में हमें बता रखा है कि अगर बिजनेस का ट्रांसफर कर दिया जाता है तो किसकी लाइबिलिटी होगी? जीएसटी के ड्यूज को चुकाने की। जीएसटी के ड्यूज को चुकाने की लाइबिलिटी किस पर आएगी? ये प्रोविजन इसलिए दे रखे हैं कि भले ही आप बिजनेस को ट्रांसफर कर दो, लेकिन अगर आपने टैक्स पे नहीं किया है, जीएसटी के ड्यूज पे नहीं करे हैं, तो गवर्नमेंट आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। वो गवर्नमेंट तो टैक्स ड्यूज तो वसूल के ही रहेगी। सो अगर आपने बिजनेस ट्रांसफर कर दिया है, चाहे सेल, गिफ्ट, लीज, लीव, लाइसेंस, हायर, किसी भी मोड से आपने बिजनेस का ट्रांसफर किया है, तो दोनों ट्रांसफरर और ट्रांसफरी, क्या ट्रांसफरर प्लस ट्रांसफरी दोनों ही जॉइंटली और सेपरेटली लायबल होंगे अनपेड टैक्स ड्यूज के लिए। सो टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी जो भी अनपेड रह रहा है आपका अनपेड रह रहा है ट्रांसफर से पहले तक का, अप टू द डेट ऑफ ट्रांसफर, चाहे उस टैक्स ड्यूज का डिटर्मिनेशन अभी तक हुआ था, चाहे उसके बाद में हुआ है, ट्रांसफर के बाद में हुआ है, फर्क नहीं पड़ता। दोनों ट्रांसफरर और ट्रांसफरी लायबल रहेंगे उन टैक्स ड्यूज को चुकाने के लिए। Transferee is liable to pay tax on supplies made with effect from transfer and must amend certificate of registration if already registered। और अब जब ट्रांसफर हो जाएगा, ट्रांसफर तक के ड्यूज के लिए तो दोनों को लायबल कर दिया, और जब फिर ट्रांसफर हो गया उसके बाद कोई भी आप ट्रांजैक्शन करोगे, कोई भी आप सेल वगैरह करोगे, तो उसके बाद ट्रांसफर के बाद जो भी लायबिलिटी इनकर होगी उसके लिए सिर्फ ट्रांसफरी लायबल होगा। जिसके पास बिजनेस गया है वो लायबल होगा। और अगर मान लो किसी सोल प्रोप्राइटर की डेथ हो गई, उसके कारण बिजनेस का ट्रांसफर हुआ है, तो अब ऑफ कोर्स जिसकी डेथ हो गई उसको तो पकड़ नहीं सकते, तो जो ट्रांसफरी है जिसके पास वो बिजनेस गया है, दैट पर्सन विल बी लायबल टू पे ऑल दी जीएसटी अनपेड ड्यूज। तो ट्रांसफरी लायबल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट केस आता है, अगर एजेंट और प्रिंसिपल का ट्रांजैक्शन हो रहा है तो कौन लायबल होगा? क्योंकि एजेंट क्या करता है, प्रिंसिपल के बिहाफ पे सारे ट्रांजैक्शन कर रहा होता है, सेल परचेज सब कुछ वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे कर रहा होता है। तो इस केस में प्रिंसिपल को लायबल करे कि एजेंट को करे? तो गवर्नमेंट कहती है सीधा सा फंडा है, दोनों को लायबल कर दो, हमें टैक्स चाहिए तो हम दोनों को पकड़ लेंगे। So both will be jointly and severally liable। फिर नेक्स्ट केस आता है कि अगर अमालगमेशन और मर्जर हो रहा है कंपनीज का, 2 कंपनी साथ में आ रही है, अगर 2 कंपनी साथ में आ रही तो फिर उसके केस में कौन लायबल होगा? सो इसके केस में देखो ये क्या बोलते हैं कि जिस दिन ऑर्डर पास होगा मर्जर का, अमालगमेशन का, जिस दिन ऑर्डर पास होगा उस दिन से माना जाएगा कि नई कंपनी एग्जिस्टेंस में आई है। क्या? जिस दिन ऑर्डर पास होगा उस दिन से क्या माना जाएगा? टेक इफेक्ट फ्रॉम अ डेट अर्लियर। अगर भले ही आपने सपोज मर्जर का जो ऑर्डर पास हुआ है, सपोज वो तो पास हुआ है 30 मार्च को, ये इस दिन आया है ऑर्डर, लेकिन इसको विद इफेक्ट फ्रॉम एप्लीकेबल किया गया है सपोज 1 मार्च से। सो जीएसटी में क्या कहा जाता है? जीएसटी में कहा जाता है कि हम तो भले ही ये विद इफेक्ट फ्रॉम इनका मर्जर 1 मार्च से आप एप्लीकेबल कर रहे हो, लेकिन हम तो मानेंगे कि 30 मार्च जब ऑर्डर पास हुआ तब से ये 2 एंटिटी साथ में मर्ज हुई है। सो इनको सिंगल एंटिटी हम कम से मानना स्टार्ट करेंगे फ्रॉम 30 मार्च। और इनका जो एग्जिस्टिंग 2 कंपनीज का जो एग्जिस्टिंग सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो भी हम इस डेट ऑफ ऑर्डर से कैंसिल करते हैं। सो when 2 or more companies are amalgamated or merged in pursuance of an order of court or tribunal, order is to take effect from a date earlier to date of passing order। So order 30 मार्च को पास हुआ, लेकिन इफेक्ट कहां से हो रहा है? 1 मार्च से। Then if such companies have supplied or received any goods, तो इस इंटरवीनिंग पीरियड में अगर इन 2 कंपनीज ने कुछ अलग अपने आपस में कुछ ट्रांजैक्शंस किए, सेल परचेज के कुछ ट्रांजैक्शन किए, तो हम दोनों कंपनीज को सेपरेट एंटिटी ट्रीट करेंगे। क्या? दोनों को सेपरेट एंटिटी ट्रीट करके हम इनसे जीएसटी वसूलेंगे। सो इस इंटरवीनिंग पीरियड के लिए दोनों सेपरेटली लायबल हो जाएगी। From orders effective date to order date, such transactions of supply and receipt shall be included in turnover of respective companies। तो दोनों के respective turnover में include होगा और उसके ऊपर टैक्स भी वो accordingly पे कर देंगे। So
अप टू द डेट ऑफ सेट ऑर्डर इन दोनों को डिस्टिंक्ट कंपनी, सेपरेट कंपनी ट्रीट किया जाएगा और इनका सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो एग्जिस्टिंग है वो भी कैंसिल कब किया जाएगा, इस डेट ऑफ ऑर्डर डेट 30 मार्च से। अब मान लो कंपनी चली गई लिक्विडेशन में, तो फिर लाइबिलिटी कौन पेमेंट करेगा? लिक्विडेशन में चली गई, इसका तो मतलब ये है कि गवर्नमेंट इन कंपनीज के पास पैसा है नहीं, दिवालिया हो गई है, तो बैंकरप्ट हो गई है, तो इसके केस में किसको लाइबल करे और किस तरीके से जीएसटी लाइबिलिटी का डिस्चार्ज होगा? इसके केस में बताया जाता है कि जब भी लिक्विडेशन होता है एक लिक्विडेटर अपॉइंट होता है, तो लिक्विडेटर जब अपॉइंट होगा सबसे पहले तो वो क्या करेगा, जीएसटी के कमिश्नर को अपने अपॉइंटमेंट के बारे में बता देगा कि मैं एज अ लिक्विडेटर अपॉइंट हुआ हूँ इस कंपनी के लिए। तो विद इन 30 days फ्रॉम हिज अपॉइंटमेंट ही हैज टू इंटीमेट दी जीएसटी कमिश्नर कि मैं अपॉइंट हो गया हूं। फिर कमिश्नर क्या करेगा, 3 महीने के अंदर पूरे अपनी जीएसटी का डिटर्मिनेशन करेगा उस कंपनी के रिगार्डिंग कि उसके कितने अनपेड ड्यूज बचे हुए हैं, और 3 महीने के अंदर वो इंटीमेट कर देगा लिक्विडेटर को कि देखो ये हिसाब है, इतना ड्यूज इस कंपनी का बनता है जो हमारा शेयर होना चाहिए। लिक्विडेटर पहले 30 डेज में इंटीमेट करेगा अपने अपॉइंटमेंट के बारे में, फिर कमिश्नर जितना भी एस्टिमेटेड इनका अनपेड टैक्स ड्यूज है उसके बारे में विद इन 3 months, नेक्स्ट 3 months बता देंगे। और इस केस में अगर एक प्राइवेट कंपनी अगर आप हो तो जो आपके डायरेक्टर्स हैं उनको भी हम पर्सनली लाइबल कर देंगे। डायरेक्टर्स ऑफ अ प्राइवेट कंपनी बीइंग बाउंड अप आर जॉइंटली एंड सेवरली लाइबल फॉर द अनपेड टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी अनलेस इनको जनरली लाइबल किया जाएगा, इनको पर्सनली लाइबल किया जाएगा, लेकिन अगर ये प्रूव कर देते हैं कि भाई हमारी गलती नहीं थी, द नॉन recovery is not due to gross negligence or misfeasance or breach of duty by these director, तो उस केस में फिर इनको बख्श दिया जाएगा। अदरवाइज दे आर पर्सनली लाइबल फॉर दी कंपनीज टैक्स ड्यूज, क्योंकि अल्टीमेटली कंपनी चला कौन रहा है, कंपनी तो नॉन लिविंग थिंग है, कंपनी खुद को चला रही है, डायरेक्टर्स ही तो चला रहे हैं, उनको खुद को लाइबल कर दिया जाता है। पर ये प्राइवेट कंपनी के केस में होगा, ध्यान रखना। लाइबिलिटी क्या है डायरेक्टर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी की, दे आर जॉइंटली एंड सेवरली लाइबल, कोई भी अगर अनपेड टैक्स ड्यूज है अनलेस वो प्रूव कर दे कि उनकी गलती नहीं थी। लेकिन ये जो प्रोविजन है ये केस में एप्लीकेबल नहीं होता। किस केस में एप्लीकेबल नहीं होता? कि अगर मान लो आपने एक प्राइवेट कंपनी को कन्वर्ट कर दिया, क्या प्राइवेट कंपनी को आपने कन्वर्ट कर दिया किसी पब्लिक कंपनी में, आपने प्राइवेट कंपनी को कर दिया कन्वर्ट पब्लिक कंपनी में, उसके बाद फिर ये डायरेक्टर्स आर नो मोर लाइबल फॉर दी कंपनीज टैक्स ड्यूज। सिर्फ प्राइवेट कंपनी के हम डायरेक्टर्स को लाइबल कर सकते हैं, और अगर एक प्राइवेट कंपनी अब पब्लिक कंपनी बन चुकी है तो फिर आप डायरेक्टर्स को लाइबल नहीं कर सकते हो। डायरेक्टर्स ऑफ अ प्राइवेट कंपनी कन्वर्टेड इनटू पब्लिक कंपनी आर नॉट लाइबल फॉर अनपेड टिप इनकर्ड बिफोर कन्वर्शन। अगर कन्वर्शन से पहले के ड्यूज है उसके लिए भी आप एक कन्वर्टेड कंपनी के डायरेक्टर्स को लाइबल नहीं कर सकते हो। लेकिन मान लो डायरेक्टर्स ने खुद ने कुछ ब्रीच किए थे जिसके कारण उनको पेनल्टीज लगनी चाहिए कुछ और प्रोविजंस में, कंपनीज के ड्यूज के लिए नहीं, डायरेक्टर्स के खुद के कुछ पेनल्टीज लगती है, उनके ऊपर खुद पर्सनल कुछ ड्यूज है, तो उसके कारण उनको जवाबदेह ठहराया जा सकता है, उनको रिस्पॉन्सिबल कहा जा सकता है, अकाउंटेबल किया जा सकता है। पर कंपनी के ड्यूज के लिए फिर उनको लाइबल हम नहीं करेंगे। अब अगर एक फर्म हो आप तो पार्टनर्स की क्या लाइबिलिटी, हमने अभी डायरेक्टर्स की लाइबिलिटी तो देखी, अब पार्टनर्स की क्या लाइबिलिटी है, तो पार्टनर भी अपने फर्म के जितने भी अनपेड ड्यूज है उसके लिए जॉइंटली और सेवरली लाइबल रहते हैं। एग्रीमेंट में कुछ भी लिखा हुआ हो फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट हम तो जीएसटी में एलएलपी में होता है लिमिटेड लाइबिलिटी, उसको भी बिल्कुल इग्नोर करा जाता है, हमें फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ है कि तुम्हारी लिमिटेड लाइबिलिटी होगी ना बाबा ना, हम तो तुम्हें सबको जॉइंटली और सेवरली लाइबल करेंगे। और अगर आप रिटायर भी हो गए हो ना फर्म से तो भी रिटायरमेंट की डेट तक की जो ड्यूज है उसके लिए आप उससे पीछे जब तक नहीं छुड़ा सकते जब तक आप इंटीमेट ना कर दो जीएसटी डिपार्टमेंट को, कमिश्नर को कि भाई मैं रिटायर हो गया हूं। तो अगर आप विद इन 1 month इंटीमेट नहीं करते हो तो आप स्टिल कंटिन्यू होगे लाइबल रहने के लिए फर्म के ड्यूज के लिए। रिटायरिंग पार्टनर रिमेन्स लाइबल फॉर एनी टिप due up to the date of his retirement if retirement date is notified to commissioner within 1 month। और अगर इंटीमेट नहीं किया तो फिर आप कंटिन्यूअसली लाइबल रहते ही जाओगे, तो मतलब वो मानेंगे नहीं कि आपने रिटायरमेंट लिया है। अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट अगर कुछ ड्यूज बनते हैं तब तो उसके लिए तो आप लाइबल रहोगे ही, लेकिन अगर आपको बाद के ड्यूज से बचना है तो चुपचाप 1 महीने के अंदर कमिश्नर को बता देना कि भाई मैं रिटायर हो गया हूं। फ्रेंड नेक्स्ट केस आता है कि अगर
आप क्या हो, गार्जियन हो, ट्रस्टी हो, गार्जियन हो, ट्रस्टी हो, एजेंट हो किसी माइनर या इनकैपेसिटेटेड पर्सन के। ये लोग खुद तो बिजनेस एग्जीक्यूट कर नहीं सकते, पर इनके बिहाफ पर इनके जो गार्जियन, ट्रस्टी, एजेंट, इसको आप जीटीए से याद रख सकते हो। माइनर के बिहाफ पे ये लोग क्या करते हैं, बिजनेस एग्जीक्यूट करते हैं। तो इसके केस में अब माइनर और इनकैपेसिटेटेड पर्सन को तो हम लायबल कर नहीं सकते हैं। जीएसटी में फिर किसको लायबल किया जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली बिजनेस चलाने वाले कौन है, ये जीटीए ही है, तो इन जीटीए को लायबल किया जाएगा। हर टैक्स ड्यूज के लिए ये जीटीए लायबल रहने वाले हैं। और हम जो टैक्स लाइबिलिटी में कोई छूट नहीं देंगे कि माइनर है या इनकैपेसिटेड लोग हैं तो इनको थोड़ा टैक्स लाइबिलिटी में छूट दे ना बाबा ना। हम ऐसा ही मानेंगे जैसे ये लोग भी क्या है, मेजर है, कैपेसिटेटेड है, पूरी तरीके से एबल है, हम यही ट्रीट करके क्या करेंगे, इनके ऊपर पूरी टैक्स लाइबिलिटी लगाएंगे। तो कोई रिलैक्सेशन इन लोगों को नहीं मिलेगी। और टैक्स वसूलने के लिए हम किसको लायबल करेंगे, जीटीए को लायबल कर दिया जाएगा। अब मान लो किसी पर्सन के लिए अगर आप क्या करते हो, कोई कोर्ट किनको अपॉइंट करता है, कोरम को, दैट इज कोर्ट ऑफ वार्ड्स, एडमिनिस्ट्रेटर जनरल, ऑफिशियल ट्रस्टी, रिसीवर और मैनेजर। अगर आप ये कोरम अपॉइंट करते हो फॉर ईस्टेट ऑफ अ पर्सन और पोर्शन ऑफ अ टैक्सेबल पर्सन, ये कौन मैनेज कर रहा है, दिस कोरम, इनको अपॉइंट किसने किया है, कोर्ट ने। तो ये जो इनका टैक्स ड्यूज बनेगा, क्योंकि हमने किसी पर्सन की प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए इन लोगों को अपॉइंट कर दिया है, सब कुछ मैनेज यही कर दिया, तो अब क्या करेंगे, हम इन्हीं लोगों को लायबल कर देंगे। इस केस में कौन लायबल होगा, ये कोरम लायबल होगा सारे टैक्स ड्यूज पे करने के लिए। और इस केस में हम ऐसे ही मानेंगे जैसे ये जो टैक्सेबल पर्सन है ये क्या कर रहा है, खुद ही बिजनेस कंडक्ट कर रहा हो, तो भले ही कोरम के थ्रू मैनेज की जा रही है उसकी प्रॉपर्टी, उसका एस्टेट, पर हम क्या मानेंगे कि ये टैक्सेबल पर्सन खुद जैसे ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करता तो उसके ऊपर पूरी टैक्स लायबिलिटी लगती, वैसे ही हम सारी जीएसटी प्रोविजन को लगा देंगे। नेक्स्ट केस आता है कि हमें कुछ और केसेस में, कुछ स्पेशल केसेस में टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी का डिटर्मिनेशन करने के लिए किसको लायबल करना है। अगर डेथ हो जाती है किसी पर्सन की डेथ हो जाती है और वो टैक्स ड्यूज पे करने के लिए लायबल है, तो उस केस में जो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा, मतलब उसका जो उत्तरदायी होगा, जो उसका उत्तराधिकारी है, जो उसका लीगल हेयर है, दैट पर्सन विल बी लायबल। इसके केस में क्योंकि जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसके पास पूरा हक आ जाएगा, पूरा वो सारी असेट्स वगैरह इनहेरिट करेगा, तो लायबिलिटी भी तो इनहेरिट करनी पड़ेगी। हम किसको लायबल कर देंगे, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को। अगर बिजनेस कंटिन्यू होता है तो, और अगर बिजनेस कंटिन्यू नहीं हो रहा तो जितना भी उसने असेट्स क्या करी है, इनहेरिट करी है, वहां तक के टैक्स ड्यू पे करने के लिए वो लायबल स्टिल रहेगा। तो अगर बिजनेस कंटिन्यू होता है तो पूरा टैक्स ड्यू पे करने के लिए लायबल है, और अगर बिजनेस डिसकंटिन्यू कर दिया जाता, कंटिन्यू नहीं किया जाता, तो उस केस में क्या होगा, जितना भी वो डिसीज पर्सन की एस्टेट क्या करेगा, इनहेरिट करेगा, उतने टैक्स ड्यूज पे करने के लिए वो स्टिल लायबल रहेगा। और यहाँ पे भी बिफोर और आफ्टर डिटर्मिनेशन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, टैक्स ड्यू पे करने पड़ेंगे आपको। वहीं अगर एक एचयूएफ एओपी का क्या हो जाता है, पार्टीशन कर दिया जाता है, एक एचयूएफ एओपी का अगर पार्टीशन कर दिया जाता है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में अगर कोई भी जो मेंबर है आपके एचयूएफ का, आपके एसोसिएशन ऑफ पर्सन के जो हर एक मेंबर है, हर एक मेंबर को हम जॉइंटली और सेवरली लायबल करेंगे। लेकिन कब तक करेंगे, अप टू द डेट ऑफ पार्टीशन की डेट तक ही वो लायबल रहेंगे टैक्स ड्यूज के लिए, उसके बाद की लायबिलिटी उनकी नहीं रहेगी। इनको बिफोर या आफ्टर पार्टीशन चाहे टैक्स ड्यूज डिटरमाइन हुए उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो टैक्स ड्यूज रिलेट करे अप टू द डेट ऑफ पार्टीशन की तक, वो कौन लायबल कर देंगे, उसके लिए हम हर मेंबर को लायबल कर सकते हैं। वहीं अगर एक फर्म का क्या हो जाता है, डिसोल्यूशन हो जाता है, तो उसके केस में हर पार्टनर जॉइंटली और सेवरली लायबल रहेगा अप टू द डेट ऑफ डिसोल्यूशन वाले ड्यूज के लिए, चाहे उन ड्यूज को हमने बिफोर द डिसोल्यूशन डिटरमाइन किया हो या आफ्टर डिसोल्यूशन हमने नोटिस दिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो ड्यूज रिलेट अप टू द डेट ऑफ डिसोल्यूशन से करते हैं तो हर पार्टनर को हम लायबल कर सकते हैं। अब हमने देखा था गार्जियन और ट्रस्टी के केस में कौन लायबल होता है, गार्जियन, ट्रस्टी, एजेंट, ये लायबल होते हैं। पर अगर मान लो
ये गार्जियनशिप का टर्मिनेशन कर दिया, इस ट्रस्ट का टर्मिनेशन हो गया, मतलब दे आर नो मोर द गार्जियन और ट्रस्टी, तो उस केस में फिर किसको लायबल करेंगे? तो उस केस में लायबल किया जाएगा फिर वार्ड और बेनिफिशियरी को। तो जो अल्टीमेट पर्सन है जिसके ये गार्जियन और ट्रस्टी थे, फिर हम उस केस में क्या करेंगे? इस वार्ड और बेनिफिशियरी को लायबल कर देंगे। सो ये प्रोविजन ध्यान में रखने लायक है, गलती मत कर देना यहाँ पे। इस केस में गार्जियन और ट्रस्टी लायबल नहीं होंगे। आफ्टर दैट इनकी गार्जियनशिप और ट्रस्टशिप एंड होने के बाद कौन लायबल होगा? ये वार्ड और बेनिफिशियरी। लाइबिलिटी इन सम अदर केसेस, अब देखो अगर क्या होता है, एक बिजनेस का डिसकंटिन्यूएशन होता है, वो बिजनेस कौन कैरी कर रही थी? अगर एक फर्म एओपी एचयूएफ, तो उस केस में हम टैक्स लाइबिलिटी पूरी इसी तरीके से डिटरमाइन करेंगे कि अभी तक इनका डिसकंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस नहीं हुआ है। सो अगर ये क्या करती है, अपने बिजनेस को डिसकंटिन्यू करती है, तो अप टू द डेट ऑफ डिसकंटिन्यूएंस जो भी टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी निकल कर आता है, हम उस तरीके से ही डिटरमाइन करेंगे जैसे अभी तक इनका डिसकंटिन्यूएंस नहीं हुआ है। और हर पर्सन जो उस डिसकंटिन्यूएंस के टाइम तक क्या था, पार्टनर और मेंबर था, उसको हम क्या कर देंगे? जॉइंटली और सेवरली लायबल कर देंगे। चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म और यूपी, अब यहाँ तो ऊपर तो क्या हो गया? डिसकंटिन्यूअस, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि फर्म का कंपोजिशन चेंज हो जाए, कुछ पार्टनर एंटर कर जाए, कुछ पार्टनर एग्जिट कर जाए। तो अगर आपके बिजनेस का क्या हो रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो रहा है, तो उस केस में क्या होगा? सो उस केस में जितने भी पार्टनर्स और मेंबर्स है, बिफोर वाले और आफ्टर वाले, बिफोर वाले प्लस आफ्टर वाले, दोनों को यहाँ पे क्या किया जाएगा? पकड़ लिया जाएगा। सो दोनों ही क्या होंगे? जॉइंटली और सेवरली लायबल यहाँ पर रहने वाले हैं। लेकिन किस ड्यूज के लिए? सिर्फ उन ड्यूज के लिए दोनों लायबल होंगी जो बिफोर रिकॉन्स्टिट्यूशन, मतलब बिफोर चेंज वाले पीरियड से रिलेट करते हैं। आफ्टर चेंज वाले पीरियड के लिए तो सिर्फ आफ्टर वाले लोग ही लायबल हैं, पर बिफोर वाले पीरियड के लिए बिफोर प्लस आफ्टर दोनों लोग लायबल रहने वाले हैं। सो ध्यान रखना, बिफोर वाले ड्यूज के लिए कौन लायबल रहेगा? बिफोर प्लस आफ्टर दोनों के लोग, लेकिन आफ्टर वाले ड्यूज के लिए केवल आफ्टर वाले लोग लायबल रहने वाले हैं। और अगर एक फर्म का डिसोल्यूशन हो जाता है या पार्टनरशिप का क्या हो जाता है, एचयूएफ का क्या हो जाता है? पार्टीशन हो जाता है, तो उस केस में जैसे अभी हमने देखा ना सेक्शन 94(1) में, यहाँ पे सेम इसी तरीके से हम इस केस को ट्रीट करेंगे। सो बिजनेस का डिसकंटिन्यूएंस हो जाए, डिसोल्यूशन हो फर्म का, सेम तरीके से सिंगल ट्रीटमेंट होगा, विच मीन्स कि आप क्या करोगे? ऐसे डिटरमाइन करोगे टैक्स लायबिलिटी की जैसे अभी तक डिसोल्यूशन हुआ ही नहीं है, डिसकंटिन्यूएंस हुआ ही नहीं है, और जॉइंटली और यहाँ पे सेवरली हम लायबल कर देंगे हर पर्सन को जो भी उस डिसोल्यूशन के टाइम तक फर्म का पार्ट था या एचयूएफ का पार्ट था। और ध्यान तो रखना है कि फर्म जहां जहां भी हमने यूज किया है उसमें एलएलपी भी साथ में इंक्लूड करी जाएगी, और जहां हमने कोर्ट वर्ड यूज किया है उसमें सारे कोर्ट आएंगे, डिस्ट्रिक्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। अब हम चाहते हैं फाइनली नेक्स्ट चैप्टर पे मूव ऑन करके, हमारा ये चैप्टर तो कंप्लीट होता है, छोटा सा चैप्टर था ये चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट था आप लोगों के लिए। सो लेट्स बिगिन। यहाँ पे आपको स्कोरिंग भी रहेगा क्योंकि क्वेश्चन इसमें से जनरली बनता ही बनता है। सो देखो बेसिक ओवरव्यू तो ये है चैप्टर का कि इस अपील रिविजन का देखो प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले एक अथॉरिटी क्या करती है, आपका कोई एक ऑर्डर पास करती है। अब उस ऑर्डर से या तो आप हो सकता है सेटिस्फाइड हो या हो सकता है सेटिस्फाइड ना हो, तो इस केस में आपके पास क्या राइट है कि आप क्या कर सकते हो? अपील कर सकते हो। सो अगर किसी अथॉरिटी ने क्या किया है, ऑर्डर पास किया है, किसी अथॉरिटी ने अगर ऑर्डर पास किया है, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप क्या करोगे? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने अगर कोई ऑर्डर पास किया है तो आप क्या करोगे? अपील में जा सकते हो। किसके पास? अपीलेट अथॉरिटी के पास। सो अगर आप टैक्स पेयर हो तो आप अपीलेट अथॉरिटी के पास जाते हो। वहीं अगर क्या है, डिपार्टमेंट है, तो डिपार्टमेंट या तो अपीलेट अथॉरिटी के पास जा सकता है जिसमें अपील का प्रोसेस होगा, और दूसरे डिपार्टमेंट के पास रेस्क्यू होता है कि वो क्या कर सकता है? रिविजन के मोड में भी जा सकता है। अगर आप एप्लीकेंट हो तो आप 3+1 मंथ में क्या कर सकते हो? अपील कर सकते हो। और अगर आप क्या हो डिपार्टमेंट, तो 6+1 मंथ में आप क्या कर सकते हो? अपील कर सकते हो। ये 6 महीने बीतने के बाद क्या कर सकता है डिपार्टमेंट? जब 6 महीने बीत गए तो फिर वो अपील वाले मोड में नहीं जा सकता, तो फिर क्या होगा? रिविजन के लिए वो जा सकता है। तो आफ्टर 6 मंथ्स एंड अप टू 3 years का राइट होता है फॉर रिविजन। सो रिविजन के लिए आप कब तक जा सकते हो? आफ्टर 6 months एंड अप टू 3 years। लेकिन इस मोड में, रिविजन के मोड में सिर्फ डिपार्टमेंट जा सकता है। डिपार्टमेंट खुद से इनिशिएट कर सकता है रिविजन प्रोसीडिंग्स।
अब मान लो ये जो अपीलेट अथॉरिटी ने ऑर्डर पास किया, ये रिविजन अथॉरिटी ने ऑर्डर पास किया, इससे भी आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तो उसके केस में फिर आपके पास क्या इलाज है, आप जाओगे अपीलेट ट्राइब्यूनल के पास, दैट इज जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल। सो अगर आप इन दोनों के ऑर्डर सेटिस्फाई नहीं होता, आप अपीलेट ट्राइब्यूनल के पास आ जाओगे। अब जीएसटी में क्या होता है, दो बेंच होती है, एक स्टेट बेंच और एक होती है प्रिंसिपल बेंच। प्रिंसिपल बेंच जनरली मैटर्स को डील करती है जो आईजीएसटी मतलब पीओएस वगैरह वाले इशूज से रिलेटेड होता है, क्योंकि उसके लिए एक सेंट्रल अथॉरिटी चाहिए। स्टेट वाले किस बेंच को दोगे आप, है ना, क्योंकि तो आईजीएसटी का मैटर है। सो उसके लिए एक प्रिंसिपल बेंच बना रखी है। तो अगर प्रिंसिपल बेंच ने ऑर्डर पास किया है तो उसके ऑर्डर से अगर आप सेटिस्फाई नहीं होगी तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास चले जाओगे। लेकिन अगर स्टेट बेंच ने ऑर्डर पास किया है तो पहले आपको हाई कोर्ट के पास जाना पड़ेगा, फिर आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाओगे। सो दिस इज दी फ्लो ऑफ दी चैप्टर। अब हम इसको फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सो अगर आप किसी भी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर से अग्रीव्ड हो तो आप क्या कर सकते हो, अपील कर सकते हो अपीलेट अथॉरिटी को। यहाँ पे सबसे पहले हम टैक्स पेयर का फॉर्मेट देख रहे हैं, फिर हम डिपार्टमेंट का भी मेथड समझेंगे। विद इन 3 months प्लस 1 month का आपको कंडोनेशन मिल सकता है। फ्रॉम डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द ऑर्डर देखेंगे, ध्यान रखना डेट ऑफ कम्युनिकेशन से देखा जाएगा। अपील किस फॉर्म में करोगे, फॉर्म जीएसटी एपीएल 01 में इलेक्ट्रॉनिकली इसको फाइल करना होता है। और जैसे ही आप इलेक्ट्रॉनिकली इसको फाइल करते हो, जो एक प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट कि हाँ आपका फॉर्म क्या हो गया, डिपार्टमेंट के पास चला गया है, दैट इज प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट। सो आपको इमीडिएटली एक प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट आ जाएगी कि आपका ये फॉर्म क्या हो गया, डिपार्टमेंट के पास पहुंच गया है। जनरली इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करना पड़ेगा, लेकिन आप कुछ केसेस में इसको मैन्युअली भी फाइल कर सकते हो कि अगर कमिश्नर ने नोटिफाई किया हो या फिर ये पोर्टल पे ही है जो ऑर्डर है जिसके अगेंस्ट आपको अपील करनी है वो अभी अवेलेबल ना हो। अमेंडमेंट है तो ध्यान इसको रख लेना, पूछ सकती है इसे। फिर पहले तो आपको इमीडिएटली जैसे आपने फाइलिंग कर दी आपको प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट इशू हो जाती है, लेकिन प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट तो है कि आपकी अपील डिपार्टमेंट तक पहुंची है, मतलब आपकी एप्लीकेशन पहुंची है, लेकिन उस एप्लीकेशन में फर्दर प्रोसीडिंग करी जाएगी या नहीं उसके लिए आपका थोड़ा सा वेरिफिकेशन किया जाता है और फिर आपको फाइनल एक्नॉलेजमेंट इशू करी जाती है जीएसटी एपीएल 02 में। सो वंस अपील इज प्रोसेस एंड ऑर्डर इज अपलोडेड ऑन कॉमन पोर्टल, फाइनल एक्नॉलेजमेंट इशू कर दी जाती है जीएसटी एपीएल 02 में। और फाइनल एक्नॉलेजमेंट को आप डेट ऑफ फाइलिंग मानोगे कि प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट को डेट ऑफ फाइलिंग मानोगे, तो डेट ऑफ फाइलिंग आपकी प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट वाली डेट ही मानी जाएगी। अगर डिसीजन और ऑर्डर अवेलेबल नहीं है पोर्टल पे, अगर पोर्टल पे आप जिस डिसीजन के अगेंस्ट अपील करना चाह रहे हो वो पोर्टल पे अवेलेबल नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, खुद को ऑर्डर की कॉपी, सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी क्या करनी पड़ेगी, जमा करवानी पड़ेगी। सो taxpayer must submit a self-certified copy within 7 days from GST APL 01। तो आपने जब अपील फाइल करी उसके 7 दिन में आपको क्या करना पड़ेगा, ये कॉपी जमा करवानी पड़ेगी खुद से जाके डिपार्टमेंट को। और अगर आपने 7 दिन के अंदर जमा नहीं करवाई ये कॉपी, या तो 7 दिन में चुपचाप जमा करवा देना, और नहीं करवाते हो तो हम अभी तो क्या कर रहे थे, प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट वाली डेट को मान रहे थे आपकी डेट ऑफ फाइलिंग अपील। अगर आप 7 दिन के अंदर नहीं करवाते हो तो फिर आपका जब आप ये कॉपी सबमिट करोगे, क्या ये कॉपी जब आप सबमिट करोगे उसके बाद ही फिर हम आपकी अपील फाइलिंग की डेट मानेंगे। और इसका इम्प्लीकेशन क्या है, इसका इम्प्लीकेशन ये है कि आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस होने में फिर और टाइम लगाएगी। सो इसमें हमने इस एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे बता भी रखा है। देन आप अपील अब ऐसे तो फाइल करनी दोगे, क्योंकि आप अपील फाइल कर रहे हो तो मतलब आप टैक्स से बचना चाह रहे हो। सो आपको मिनिमम कुछ प्री डिपॉजिट करवाना पड़ेगा अगर आप अपील फाइल करना चाहते हो, ताकि सिर्फ जेन्युइन केसेस ही डिपार्टमेंट के पास पहुंचे, हर कोई मुंह उठा के ना चल दे। सो अगर आप अपील फाइल करना चाह रहे हो तो आपको कुछ मिनिमम अमाउंट प्री डिपॉजिट करवाना पड़ेगा, जो कि क्या है, फुल अमाउंट ऑफ टैक्स इंटरेस्ट फाइन फीस पेनल्टी जो आपने एडमिट कर लिया। जहां आपने गलती मान ली तो फिर वो तो पूरा आपको जमा करवाना ही पड़ेगा, पूरा टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी सबका अमाउंट आपको क्या करवाना पड़ेगा, जमा करवाना पड़ेगा, जो भी आपने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ये तो गलती हुई है। और जितना अमाउंट अभी डिस्प्यूट वाला है, जितना टैक्स इन डिस्प्यूट है, उसका भी आपको 10% क्या करवाना पड़ेगा, जमा करवाना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखना सिर्फ टैक्स वाला जो अमाउंट है उसका 10% जमा होगा। ऊपर अगर आप देखोगे तो फुल अमाउंट हम सबका ले लेते हैं, टैक्स इंटरेस्ट फाइन पेनल्टी फीस सबका, पर जो डिस्प्यूटेड है उसके केस में सिर्फ हमें टैक्स को जमा करवाना रहता है, उसका 10% हमें जमा करवाना रहता है। और मैक्सिमम कितना होगा, 25 करोड़, विच इज 50 करोड़ फॉर आईजीएसटी
लेकिन अगर आप डिटेंशन के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील करना चाह रहे हो तो फिर आपको एटलीस्ट 25% ऑफ पेनल्टी क्या करना पड़ेगा, डिपॉजिट करवाना पड़ेगा एज प्री डिपॉजिट। तो ये तो हो गई अगर टैक्स पेयर करना चाह रहे हैं। तो अब अगर डिपार्टमेंट अपील फाइल करे तो वो कैसे करेगा, एप्लीकेशन कैसे देगा। सो ये क्या करेगा, बेसिकली अपील नहीं बोलेंगे इसको, एक तरीके से रिव्यू एप्लीकेशन दे रहे हैं। सो इनकी एप्लीकेशन ही क्या होती है, अपील होती है। सो जो कमिश्नर है या तो वो खुद के मर्जी से या किसी SGST UTGST कमिश्नर, तो मतलब अगर आप CGST कमिश्नर हो तो आप खुद कर सकते हो, या आपको SGST UTGST कमिश्नर ने बताया कि इस पर्टिकुलर टैक्स पेयर ने कुछ दिक्कत करी है, सो ये जो ऑर्डर पास हुआ है वो सही नहीं है, तो आप दोनों में से कोई भी एक क्या कर सकते हो, अपील के लिए जा सकते हो। और अपील के लिए जाने के लिए आपके पास लाइन लिमिट क्या है, 6 मंथ्स प्लस 1 मंथ का कंडोनेशन आपको मिल जाएगा अगेन फ्रॉम डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ डिसीजन ऑर्डर। ये रहेगा एप्लीकेशन वही, यहाँ पर आप GST APL 03 में फाइल करोगे, वहां पे 01 और 02 हम देख के आए थे। ध्यान रखना जब भी डिपार्टमेंट अपील फाइल करती है तब प्री डिपॉजिट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि टैक्स चोरी कौन कर रहा होगा, टैक्स पेयर ही तो कर रहा होगा, डिपार्टमेंट थोड़ी कर रहा है। सो यहाँ पे कोई प्री डिपॉजिट की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करना रहता है इसको भी, लेकिन कोई अगर कमिश्नर नोटिफाई कर दे या फिर ऑर्डर अवेलेबल ना हो पोर्टल पे तो उसके केस में इसको मैनुअली भी फाइल करना अलाउ किया जा सकता है। यहाँ पे फाइनल एक्नॉलेजमेंट इशू होगी GST APL 02 में ही, ऊपर भी GST APL 02 में ही होती थी, यहाँ पे भी GST APL 02 में आपको फाइनल जो आपकी एक्नॉलेजमेंट है वो मिल जाएगी। और डेट ऑफ प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट को हम क्या मानेंगे, डेट ऑफ फाइलिंग। और वो जो सेम 7 डेज वाला रूल है कि अगर पोर्टल पे अवेलेबल ना हो डिसीजन ऑर्डर तो आपको सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी कितने दिन में जमा करवानी होती है, 7 डेज में। नहीं तो क्या होगा, जिस दिन आप कॉपी जमा करवाओगे उस दिन से आपकी टाइम लिमिट मानी जाएगी फॉर फाइलिंग दी अपील, तो उस दिन से माना जाएगा कि आपने अपील फाइल करी है एक्चुअली में। और जो ये एप्लीकेशन है इसी को क्या माना जाता है, इट इज ट्रीटेड एज एन अपील। अब देखो क्या प्रोसेस अपीलेट अथॉरिटी फॉलो करने वाली है, तो दोनों में से कोई भी अपील ले रहे तो अब अपीलेट अथॉरिटी क्या करेंगे। तो सबसे पहले तो इनकी ड्यूटी ये है कि ये पूरा प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करेंगे, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड वगैरह देंगे, तो सब कुछ ही पूरा देखभाल के सही ऑर्डर पास करेंगे। और कुछ केसेस में एडजॉर्नमेंट्स भी मिल जाता है, मतलब एडजॉर्नमेंट क्या होता है, हियरिंग को थोड़ा पोस्टपोन करना। सो मैक्सिमम 3 एडजॉर्नमेंट्स एप्लीकेंट को दे सकते हैं। और साथ ही साथ ये एडिशनल ग्राउंड्स ऑफ अपील, सपोज उन्होंने अपील करी जिस पर्सन ने, उस टाइम पे इनिशियली तो उसने 2 ही ग्राउंड्स बताए, और बाद में क्या करा, जब वो हियरिंग की बारी आई तो उसने एक थर्ड एडिशनल ग्राउंड प्रेजेंट कर दिया। सो अपीलेट अथॉरिटी इस थर्ड ग्राउंड को भी क्या कर सकती है, एडमिट कर सकती है अगर उसको रीजनेबल लगता है तो। अब ये अपीलेट अथॉरिटी जो ऑर्डर पास करेगी वो क्या होगा, सो या तो क्या कर देगी, जो एग्जिस्टिंग जो हमारी इनिशियल अथॉरिटी थी, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, उसने जो ऑर्डर पास किया था उसको या तो बोल देगी ये सही था, कुछ गलती नहीं है इसमें, तो इट विल कंफर्म। दूसरा क्या कर सकती है, वो उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर दे। और तीसरा उस ऑर्डर को ही खारिज कर दे, एनल कर दे। सो ये 3 मोड्स उसके पास रहेंगे, लेकिन वो कभी भी अपीलेट अथॉरिटी कभी भी रेफर बैक नहीं कर सकती है उस केस को एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को। सो रेफर बैक का मतलब क्या होता है, उस केस को दोबारा से रिव्यू करने के लिए नहीं भेज सकती एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को। अपीलेट अथॉरिटी को क्या करना पड़ेगा, ए को क्या करना पड़ेगा, खुद को ही ऑर्डर पास करना रहेगा। ये क्या कर सकते हैं, ऑर्डर का जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑर्डर था उसकी पेनल्टी को बल्कि बढ़ा और सकते हैं। सो दे हैव द पावर टू इंक्रीज एज वेल एज रिड्यूस द पेनल्टी एंड फी एंड एवरीथिंग। लेकिन जब भी आप इंक्रीज करोगे तो ध्यान रखना आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देनी रहेगी। If A believes that tax has not been paid, short paid, erroneously refunded, or if ITC is wrongly availed, utilized. So अगर आप 73-74 में फॉल कर रहे हो, it may not pass an order requiring appellant to pay tax or ITC unless appellant is given SCN under section 73-74. So अगर मैटर क्या है 73-74 से रिलेट कर रहा है तो उसके केस में पहले आपको शो कॉज नोटिस देना पड़ेगा 73-74 का, उसी के बाद आप क्या कर सकते हो, फर्दर प्रोसीड कर सकते हो। और क्योंकि 73-74 का नोटिस देना है, आपको शोकॉज नोटिस देना है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वहां की जो टाइम लिमिट है हमारे पास 2 years 9 months वाली है ना, और 4 years 6 months वाली, वो हमें फॉलो करनी पड़ेगी। और नवंबर 24 के लिए यहाँ पे 74A का रेफरेंस आप ट्रीट कर लेना। Appellant can withdraw appeal at any time before SCN is issued or before order in appeal is passed, whichever is earlier. और अगर आप क्या करना चाहते हो, अपनी अपील अपने फाइल कर दिया, बाद में आपको लगा कि कहीं हमारा बढ़ ना जाए टैक्स, तो आपको लगता है कि आपने शायद गलती कर दी अपील फाइल करके, तो आप क्या कर सकते हो, उसको विड्रॉ कर सकते हो। लेकिन विड्रॉ कब तक कर सकते हो,
अर्लियर ऑफ या तो SCN इशू हो जाए, आपको शो कॉज नोटिस इशू हो जाए, या फिर जो ऑर्डर इन अपील था वो ही पास हो जाए, मतलब फाइनल ऑर्डर पास हो जाए। सो इन दोनों से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, विड्रॉ करनी पड़ेगी। तीर कमान से टोटली निकल जाने के बाद फिर कुछ नहीं हो पाएगा। और उसके लिए फॉर्म हमें यहाँ पे दे रखा है, GST APL 01। कौन करेगा, एप्लीकेंट जो होगा, टैक्स पेयर होगा, वो 01W यूज कर लेगा और डिपार्टमेंट 03W यूज कर लेगा। फाइनल एक्नॉलेजमेंट GST APL 02 में इशू होती है। और अगर फाइनल एक्नॉलेजमेंट इशू हो गई है, अगर फाइनल एक्नॉलेजमेंट इशू हो गई तो फिर आपको अप्रूवल भी लेना पड़ेगा AA से। तो अभी तक जो प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट तो सिर्फ होता है कि डिपार्टमेंट के पास आपकी एप्लीकेशन दिख गई है, लेकिन प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट के बाद जो फाइनल एक्नॉलेजमेंट आती है उसका मतलब ये होता है कि फाइनल एक्नॉलेजमेंट का मतलब ये है कि अब डिपार्टमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया है कि वो आपका जो मैटर है उसको क्या करेंगे, एडजुडिकेट करेंगे, उसको देखेंगे, उसकी जो अपील है उसको पूरा प्रोसेस करेंगे फर्दर। अगर फाइनल एक्नॉलेजमेंट इशू हो गई तो फिर अब आपको AA का भी अप्रूवल लेना पड़ेगा, क्योंकि प्रोबेबली चांसेस है आप कुछ ना दाल में काला है, तभी आप अपील क्या कर रहे हो, विड्रॉ करना चाह रहे हो। और अगर ऐसी कोई एप्लीकेशन आती है तो वो 7 डेज में उसको क्या कर देगा, डिस्पोज ऑफ कर देगा। अब मान लो पहले एक बार तो आपने अपील विड्रॉ कर ली, फिर कुछ दिन बाद आपको लगा यार कर ही देते हैं, हम सही थे। अगर आपने एक बार अपील विड्रॉ कर ली और फिर आप दोबारा से अपील फाइल करना चाहते हो, तो जो आपके पास ओरिजिनल टाइम लिमिट्स थी, वो जो 3 मंथ्स और 6 मंथ्स वाली, वो ओरिजिनल टाइम लिमिट के फ्रेम में ही आपको न्यू फ्रेश एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, अपील के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। ओरिजिनल टाइम लिमिट से ही काउंट होगा। ऐसा मत समझ लेना कि अब आपने विड्रॉ कर लिया तो आपके पास नए 3 मंथ्स स्टार्ट होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जो भी आपका ऑर्डर होगा वो पूरा एक स्पीकिंग ऑर्डर होगा, इसका मतलब उसमें पूरे फैक्ट्स लिखे हुए होंगे, क्या डिसीजन है, कितना पेनल्टी बनता है, रीजन क्या है, सब कुछ वो पूरा बता देंगे। और जनरली AA के लिए एडवाइजरी टाइम लिमिट है कि उनको 1 साल में क्या कर देनी चाहिए, अपील पूरी डिस्पोज ऑफ कर देनी चाहिए, लेकिन एडवाइजरी टाइम लिमिट है, ध्यान रखना, तो ऐसा होता नहीं है। और स्टे ऑर्डर लगाया जा सकता है। स्टे ऑर्डर क्या होता है कि अगर जब तक आप कहीं अपील पे जाते हो ना, तो आप क्या करवाते हो, आपको जनरली तो अगर आपके पास एक बार ऑर्डर पास हो गया तो आपको क्या करना पड़ता है, टैक्स पे करना पड़ता है। आप भले ही अपील में चल जाओ, आपको पूरा टैक्स पे करने के लिए आप लायबल हो जाते हो, नहीं तो रिकवरी प्रोसीडिंग चालू हो जाती है। अगर आप चाहते हो कि आप वो टैक्स ड्यूज ना पे करो, तो उसके लिए आपको क्या करवाना पड़ता है, सबसे पहले स्टे लगवानी पड़ती है। आप क्या कर सकते हो, कोर्ट और ट्राइब्यूनल से स्टे लगवा सकते हो। और अगर स्टे ऑर्डर पास करा है किसी कोर्ट और ट्राइब्यूनल ने, तो जितने पीरियड वो स्टे के लिए लगे, वो पीरियड को क्या किया जाएगा, इस 1 साल के टाइम लिमिट से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। अपील डिस्पोजल पे क्या होगा, ये जो अपीलेट अथॉरिटी है वो ऑर्डर का जो फाइनल डिसीजन है वो किसको कम्युनिकेट कर देगी, जो भी एप्लीकेंट है, जो भी रिस्पोंडेंट था और जो भी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी थी, उन सबको ये कम्युनिकेट कर देंगे कि फाइनल क्या ऑर्डर पास हुआ है। और जो भी जुरिस्डिक्शनल कमिश्नर वगैरह थे, CGST SGST, सबको इनको क्या दिया जाएगा, ऑर्डर दे दिया जाएगा, उसकी कॉपी भेज दी जाएगी। और जो भी ये डिसीजन होगा ये फाइनल और बाइंडिंग होगा पार्टीज पर, अनलेस आप क्या कर दो, अपील कर दो फर्दर। अब देखो किसको आप क्या करोगे, अपील करोगे एग्जैक्टली। अगर आपका जो ऑर्डर था वो एडिशनल या जॉइंट कमिश्नर लेवल ऑफिसर्स ने पास किया था, तो आपको अपील के लिए जाना पड़ेगा कमिश्नर अपील्स के पास। लेकिन अगर छोटे लेवल ऑफ ऑफिसर्स थे, डेप्यूटी और असिस्टेंट कमिश्नर, सुपरिटेंडेंट, ये छोटे लेवल ऑफ ऑफिसर्स होते हैं। DC AC वगैरह ने आपका ऑर्डर पास किया है, तो आप फिर किसके पास जाओगे, JC अपील्स के पास चले जाओगे। नवंबर 25 वालों के लिए अमेंडमेंट है, May 25 वाले इग्नोर कर देना इसको। नवंबर 25 वालों के लिए क्या अमेंडमेंट है कि जो हमने अभी प्री डिपॉजिट के टाइम अमाउंट्स देखे थे वो क्या हो गए, रिड्यूस हो गए हैं। अगर 25 करोड़ जहां हमने मैक्सिमम देखा था वो 20 करोड़ हो गया, 50 करोड़ की जगह क्या हो गया, 40 करोड़ हो गया है। नेक्स्ट वी हैव रिविजनल अथॉरिटी। अपीलेट अथॉरिटी से काम नहीं चला तो अब रिविजनल अथॉरिटी आता है, लेकिन इसके लिए ये सिर्फ डिपार्टमेंट के पास राइट होता है, SSC के पास इसके लिए इसका राइट नहीं होता है। जो रिविजनल अथॉरिटी वो क्या कर सकती है, अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स। आप नॉर्मल एक लेवल ऑफ ऑफिसर्स थे, आपसे ऊपर भी कुछ ऑफिसर्स हो गए, अब आपने जो ऑर्डर पास किया उसको जब रिव्यू किया आपके हायर अथॉरिटी ने, तो उनको दिख गया कि आपने गड़बड़ करी है, आपने क्या करी है, गड़बड़ करी है। वो क्या कर सकते हैं, आपके ऑर्डर को रिवाइज कर सकते हैं, इसलिए उनको क्या कहा जाएगा, रिविजनल अथॉरिटी। या तो वो खुद कर सकते हैं या फिर अपने सगे संबंधी SGST और DGST कमिश्नर्स के कहने पे ये काम कर सकते हैं। विदिन 3 years कर सकते हैं फ्रॉम सच ऑर्डर। कब होगा ये, कि या तो क्या था, ऑर्डर एरोनियस था और डिपार्टमेंट के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, प्रेजुडिशियल है, इलीगल है, इम्प्रॉपर है,
या फिर उनको लग रहा है कि उसने सारे फैक्ट्स को ध्यान में रख के ऑर्डर पास नहीं किया है, या फिर सीएजी ने कुछ ऑब्जर्वेशन दी है, उसके कॉन्सिक्वेंस में भी ये क्या हो सकता है, रिविजन किया जा सकता है। कि जो ये रिकॉर्ड वर्ड होता है कि वो क्या करेगा, एग्जामिन करेगा रिकॉर्ड्स और प्रोसीडिंग्स। यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि किन रिकॉर्ड्स को एग्जामिन कर सकता है, सारे रिकॉर्ड्स विद रिस्पेक्ट टू एनी प्रोसीडिंग्स अंडर जीएसटी एक्ट अवेलेबल एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। सो एग्जामिनेशन के टाइम पे जितने रिकॉर्ड्स अवेलेबल है, सपोज कोई रिपोर्ट आनी थी तो अथॉरिटी ने तो ऑर्डर पास कर दिया, तब तक वो रिपोर्ट आई नहीं थी और उसने ऑर्डर पास कर दिया, और रिपोर्ट आई, कुछ आपने कुछ केमिकल टेस्ट वगैरह कुछ करवाया था, उसकी रिपोर्ट वो बाद में आई। जो ये रिपोर्ट बाद में आई और ये फाइल का बाद में पार्ट बनी, ऑर्डर पास होने के बाद पार्ट बनी, उसको भी क्या कर सकता है, ये आरए कंसीडर कर सकता है। इफ आरए फाइंड्स इट नेसेसरी इट मे स्टे द ऑपरेशन ऑफ ऑर्डर टेम्पररीली। और क्या कर सकता है, आरए स्टे भी लगा सकता है टेम्पररीली। ये भी क्या कर सकता है, इनहेंस, मॉडिफाई और एनल कर सकता है ऑर्डर को। और ये क्या करेगा, अपना ऑर्डर की समरी भी क्या कर देगा, इशू कर देगा फाइनल डिमांड इंडिकेट करते हुए। लेकिन ऑर्डर पास करने से पहले अगर ये एडवर्स ऑर्डर पास कर रहा है तो उसको क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेंट को जो असेसी है उसको क्या देना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देनी पड़ेगी। और इनका ऑर्डर भी क्या होगा, फाइनल बाइंडिंग होगा, अनलेस आप क्या कर दो, अपील में चले जाओ। लेकिन आप कब कब ये रिविजन की पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकते, कि अगर क्या है, जो आपका ऑर्डर है वो नॉन अपीलेबल है अंडर सेक्शन 121। सो अभी हम देखेंगे कौन से ऑर्डर्स होते हैं 121 में नॉन अपीलेबल, या तो उनमें से कोई है, या फिर ऑलरेडी इसकी अपील जा चुकी है। तो अगर एक जगह अपील जा चुकी है, मतलब अपीलेट अथॉरिटी या और फर्दर फॉरम्स इसका क्या करे, अपील में इसको एग्जीक्यूट करे, तो फिर आप टांग नहीं अड़ा सकते हो। या फिर अभी जो 6 मंथ का पीरियड है वो एक्सपायर नहीं हुआ, 6 मंथ के पीरियड में तो क्योंकि डिपार्टमेंट अपीलेट अथॉरिटी के रूट के थ्रू जा सकता है ना, तो इसलिए उस टाइम पे आप रिविजन नहीं कर सकते हो, और 3 साल से ज्यादा की बात भी आप नहीं कर सकते हो। या फिर अगर ऑर्डर आपने ऑलरेडी रिवाइज कर दिया था पहले, तो दोबारा से रिविजन नहीं हो सकता, रिविजन एक ही बात कर सकते हो आप। RA may revise orders on points not raised in earlier appeals if within 1 year from date of order of appeal or 3 years from original order whichever is later। अब यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे ध्यान आपको ये रखना है कि हमने अभी बोला कि अगर ऑलरेडी किसी ऑर्डर को अपील कर दिया जा चुका है, सो अब मान लो हमारे ऑर्डर में 2 मैटर थे, अपील इस ऑर्डर के इस मैटर के अगेंस्ट कर दी और उसका डिसीजन भी आ गया। सो अब ये जो बी मैटर का रिविजन अगर रिविजनली अथॉरिटी करना चाहती है तो कर सकती है, बी मैटर का वो रिविजन कर सकती है, क्योंकि ऑर्डर तो अपील हुआ था ए के अगेंस्ट, तो अभी बी मैटर पेंडिंग है, तो उसके अगेंस्ट आप क्या कर सकते हो, रिविजन स्टिल कर सकते हो। सो इसके लिए आपको कौन सा टाइम लिमिट यूज करना पड़ेगा, विच एवर इज लेटर। ध्यान रखना, लेटर ऑफ, या तो वो ओरिजिनल 3 इयर्स का जो टाइम लिमिट था, ओरिजिनल ऑर्डर जब पास हुआ उसके 3 इयर्स ले लोगे, या फिर जब ये ऑर्डर ऑफ अपील पास हुआ उससे 1 साल। सो उससे 1 साल या फिर ओरिजिनल से 3 साल, जो भी विच एवर इज लेटर होगा, आप तब तक क्या कर सकते हो, इस बी मैटर पे आप फर्दर अपना डिसीजन दे सकते हो। अब इस 3 साल वाले टाइम लिमिट में कौन कौन सा टाइम इंक्लूड नहीं होगा, इफ रिविजन इन्वॉल्व्स एन इशू ऑन विच जीएसटी या फिर HCS रूल्ड एंड एन अपील टू HCSC इज पेंडिंग, फॉलोइंग पीरियड विल बी एक्सक्लूडेड। सो अगर कोई पर्टिकुलर मैटर रिलेट करता है और इन अथॉरिटीज के पास वो एडजुडिकेशन के लिए गया है, तो जितना टाइम ये अथॉरिटीज अपना डिसीजन देने में लगाएगी उतना टाइम पीरियड हम 3 साल वाली लिमिट से हटा देंगे, और जितना भी वो स्टे का पीरियड होगा वो तो हम हमेशा एक्सक्लूड कर देंगे, तो वो यहाँ से भी एक्सक्लूड हो जाएगा। अब यहाँ पे कौन से ऑफिसेस होंगे, रिविजनल अथॉरिटी। सो अगर एडिशनल जॉइंट कमिश्नर ने कोई ऑर्डर पास किया था, तो आप रिविजनल अथॉरिटी कौन हो सकती है, प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर। और अगर छोटे लेवल ऑफ ऑफिसर मतलब DC, AC और सुपरिंटेंडेंट है, तो एडिशनल और जॉइंट कमिश्नर के पास चला जाएगा। नेक्स्ट आता है नेक्स्ट लेवल, क्या है, सेकेंड अपीलेट फॉर्म। जो हमारा सेकेंड लेवल ऑफ अपील है वो क्या है, अपीलेट ट्राइब्यूनल है। सो अगर रिविजनल अथॉरिटी या फिर अपीलेट अथॉरिटी के डिसीजन से आप सेटिस्फाई नहीं हो, तो आप किसके पास जाओगे, अपीलेट ट्राइब्यूनल के पास। तो इट इज सेकेंड लेवल ऑफ अपील। अब देखो इसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, एक तो आपके पास प्रिंसिपल बेंच होती है और एक होती है स्टेट बेंच। प्रिंसिपल बेंच में कौन कौन होता है, प्रेसिडेंट, जुडिशियल मेंबर, टेक्निकल मेंबर सेंटर, टेक्निकल मेंबर स्टेट, ये 4 टाइप के लोग होते हैं। स्टेट बैंक का कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप देखोगे तो इसमें प्रेसिडेंट नहीं होता है, यहाँ पे 2 जुडिशियल मेंबर्स कर दिए जाते हैं,
और सेम टेक्निकल मेंबर सेंटर और टेक्निकल मेंबर स्टेट। सो दोनों का रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे बैठ जाते हैं। और ये बेसिकली एक तो अपेलेट और रिविजनल अथॉरिटी वाले ऑर्डर्स को अपील सुनते हैं, दूसरा क्या कर सकते हैं सेक्शन 171(2) दैट इज एंटी प्रॉफिटरिंग मेजर, तो उसके लिए अब ये केसेस यही सुनते हैं। केसेस इन्वॉल्विंग पीओएस या फिर एंटी प्रॉफिटरिंग वाले, ये दो ही केस होते हैं जो प्रिंसिपल बेंच के पास जाते हैं और बाकी केसेस स्टेट बेंच होती है। प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, अक्रॉस बेंचेस केसेस को क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है और मेंबर्स का भी ट्रांसफर किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखना, अगर कोई स्टेट का टेक्निकल मेंबर है तो उसको सेम स्टेट में ही आप ट्रांसफर दे सकते हो। जो सीनियर मोस्ट जुडिशियल मेंबर होता है एक स्टेट बेंच का, वो क्या करता है, एज अ वाइस प्रेसिडेंट फॉर दैट बेंच एक्ट करता है। प्रोसीडिंग्स वैलिड रहेगी जब तक डिस्पाइट वैकेंसीज और डिफेक्ट्स। मान लो अगर ट्राइब्यूनल का कॉन्स्टिट्यूशन सर्टेन होना चाहिए और वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, स्टिल अगर ट्राइब्यूनल ने कोई ऑर्डर पास किया है तो हम उसको सही मानेंगे। तो आप इस बेसिस पे नहीं कह सकते हो कि जो ट्राइब्यूनल का कॉन्स्टिट्यूशन था बेंच क्या थी पूरी नहीं थी तो ये ऑर्डर गलत है, ऐसा आप नहीं कह सकते हो। इनकी सारी क्वालिफिकेशंस वगैरह सेक्शन 110 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में प्रिस्क्राइब्ड है। अब कुछ केसेस में सिंगल मेंबर बेंच भी हो सकते हो। जनरली इनका कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीके से होगा जो हमने यहाँ पे चार्ट में देखा, लेकिन सिंगल मेंबर बेंच भी कभी कभी हो सकती है। अगर छोटा मोटा मैटर है तो एक अकेला आदमी भी क्या कर सकता है, सॉर्ट आउट कर सकता है। बेसिकली ये प्रिंसिपल है। सो सारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी ऐसा हो सकता है। पहला तो कि जो आपका टैक्स इन्वॉल्व या आईटीसी वगैरह है, जो फाइन पेनल्टी इन्वॉल्व है, ये अप टू 50 लाख रुपीज है। दूसरा, क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व नहीं है, मतलब क्वेश्चन ऑफ फैक्ट इन्वॉल्व है। सो लॉ के इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड कोई मैटर नहीं होना चाहिए, क्योंकि लॉ के इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड मैटर होगा तो आपको ज्यादा लोग चाहिए रहेंगे उसको इंटरप्रेट करने के लिए। सो अगर नॉर्मल क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है तो आप क्या कर सकते हो, सिंगल मेंबर बेंच को दे सकते हो मैटर। प्रेसिडेंट का इसमें प्रायर अप्रूवल होना चाहिए और भी कुछ कंडीशंस काउंसिल रेकमेंड करती है तो वो भी आपको पूरी फुलफिल करनी रहेगी। अब अगर मान लो इतने सारे मेंबर्स है तो इनके अंदर कभी कभी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी हो सकता है, कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ और, तो किस तरीके से हम डिसीजन लेंगे। सो मेजॉरिटी रूल यहाँ पे भी प्रिवेल करेगा। अब मान लो कभी सपोज दोनों इक्वली डिवाइड हो गए, क्या हो गए 50% 50% फॉर और अगेंस्ट हो गया, तो उस केस में क्या करेंगे। सो अगर स्टेट बेंच का मैटर था तो हम किसी दूसरी स्टेट की बेंच को क्या कर देंगे, रेफर टू अनदर मेंबर ऑफ अ स्टेट बेंच। सो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सेम स्टेट की जो स्टेट बेंच है उसके दूसरे मेंबर को ही पहले केस रेफर करेंगे। वो जो डिसीजन आएगा दैट विल मेजॉरिटी के बेसिस पे चल जाएगा। और अगर मान लो कोई दूसरा मेंबर अवेलेबल है ही नहीं उस स्टेट बेंच में तो फिर हम दूसरे स्टेट के पास चले जाएंगे। पर अगर प्रिंसिपल बेंच है, प्रिंसिपल बेंच तो पूरे इंडिया के लिए एक ही है, तो उस केस में किसके पास जाएंगे, सबसे पहले तो उसी प्रिंसिपल बेंच के दूसरे मेंबर के पास, और अगर दूसरा मेंबर नहीं है तो फिर आप स्टेट बेंच के मेंबर के पास चले जाओगे और वही ओपिनियन ऑफ मेजॉरिटी के बेसिस पे डिसाइड होगा इंक्लूडिंग दी ओरिजिनल मेंबर्स ओपिनियन। प्रोसीजर क्या रहेगा जीएसटी का, तो जैसे कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर होता है वैसे यहाँ पे हम बिल्कुल फॉलो नहीं करने वाले हैं। हम खुद के नॉर्मल प्रिंसिपल्स फॉलो करेंगे, नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स को फॉलो करके खुद के प्रोसीजर्स हम लगाएंगे। सो हमें कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के अकॉर्डिंग नहीं चलना है, लेकिन हमारे पास जो पावर्स है वो सिमिलर टू कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर ही है। जैसे एक सिविल कोर्ट के पास पावर होती है तो हम भी लोगों को समन कर सकते हो, उनको एनफोर्स कर सकते हैं, उनकी अटेंडेंस, उनको ओथ पे एग्जामिन कर सकते हैं, डिस्कवरी और प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स कर सकते हैं, एविडेंस रिसीव कर सकते हो, एफिडेविट, रिक्वेजिशनिंग पब्लिक रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट एक्सेट्रा, इशूइंग कमीशंस फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, सेटलिंग असाइन एन ऑर्डर, और उसको एक्स पार्टी भी डिसाइड कर सकते हैं, और भी कोई मैटर होता है। तो जैसे सिविल कोर्ट के पास जितनी पावर्स है वो सेम हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इस पे कभी कभी क्वेश्चन बन सकते हैं तो उसको आप याद रख लेना। साइड से इसको आप याद रख सकते हो 3-4 पॉइंट तो इसके, जैसे समनिंग एंड एनफोर्सिंग अटेंडेंस ऑफ इन पर्सन, फिर इशूइंग कमीशंस हो जाएगा, डी से डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स हो जाएगा, और ई से एविडेंस ऑन एफिडेविट हो जाएगा। सो ये आप कभी कभी पूछ लेते हैं, याद रख सकते हो। Then ट्राइब्यूनल ऑर्डर्स आर एनफोर्सेबल एज डिक्री ऑफ सिविल कोड। सिविल कोड के डिक्री की तरह ही इसको क्या किया जाता है, एग्जीक्यूट किया जा सकता है। GST-80 में send its order for execution to court within local limits of following jurisdictions for, अगर कंपनी है तो जो भी रजिस्टर्ड ऑफिस यहाँ पे सिचुएटेड है वहां के कोर्ट को हम कह सकते हैं कि हमारा आप ऑर्डर एग्जीक्यूट करवाओगे, सामने वाला नहीं कर रहा तो। और अगर कोई और पर्सन है, कंपनी के अलावा कोई और है, तो जहाँ पे वो पर्सन रहता है या फिर बिजनेस करता है या फिर पर्सनली वर्क करता है गेन के लिए, वहां पे जो भी कोर्ट सिचुएटेड है उसको आप, उसका जो जुरिस्डिक्शन है उसमें आप क्या कर सकते हो, एनफोर्स करने के लिए आप ऑर्डर भेज सकते हो।
ये जो प्रोसीडिंग्स है इनको डीम किया जा सकता है जुडिशियल प्रोसीडिंग्स अंडर CGST एक्ट एंड अंडर इंडियन पेनल कोड एंड इट इज अ सिविल कोड अंडर सेक्शन सो एंड सो ऑफ CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में। सो मतलब उनके सेम राइट्स वगैरह यहाँ पे एप्लीकेबल हो सकते हैं। सो इट इज नॉट एसेंशियल फॉर यू। प्रेसिडेंट यहाँ पे जितनी भी सारी प्रिस्क्राइब पावर्स है वो एक्सरसाइज कर सकता है। नेक्स्ट वी हैव अपील टू GST कैसे की जाएगी। सो अगर आप क्या हो टैक्स पेयर हो तो आप अपील कर सकते हो विद इन 3 मंथ्स प्लस 3 मंथ्स का एक्सटेंशन आपको मिल जाएगा। सो अगर आप किसी भी अपीलेट अथॉरिटी या रिविजन अथॉरिटी के ऑर्डर से क्या हो अग्री हो तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे अपील कर सकते हो। ये 3 मंथ्स का पीरियड स्टार्ट होगा लेटर ऑफ डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर या फिर जब स्टेट जो प्रेसिडेंट और स्टेट प्रेसिडेंट है वो क्या करेंगे अज्यूम करेंगे ऑफिस। तो अभी जो GST है ना उसका अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं हुआ था तो अब थोड़ा बहुत इसकी जो पूरा प्रोसीजर है वो स्टार्ट हुआ है। सो इसलिए ये टाइम लिमिट यहाँ पे ऐसी तरीके से दे रखी है। सो जब ये अपना ऑफिस फाइनली संभाल लेंगे वहां से या फिर डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑर्डर से जो भी लेटर टाइम पीरियड होगा उससे हम 3 महीने काउंट कर लेंगे अपील के लिए। GST APL 05 में अपील की जाती है। प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट वो इमीडिएटली इशू हो जाएगी। मैनुअल फाइलिंग भी रजिस्ट्रार परमिट कर सकता है वाया जनरल और स्पेशल ऑर्डर विद कंडीशन स्पेसिफाइड देयर और उस केस में प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट इमीडिएटली इशू कर दी जाती है। ट्राइब्यूनल कभी कभी रिफ्यूज कर सकता है किसी अपील को अगर जो टैक्स इन्वॉल्व है या जो डिफरेंस इन टैक्स इन्वॉल्व है वो क्या है 50,000 तक का है, 50,000 से ज्यादा नहीं है। मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन के फाइलिंग का भी रिक्वायरमेंट दे रखी है। मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन क्या होता है कि सपोज मैंने अपील फाइल करी तो मैंने डिपार्टमेंट के अगेंस्ट ही करी होगी अपील फाइल ऑफ कोर्स। तो डिपार्टमेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे अपोजिट पार्टी रेस्पोंडेंट हो जाएगा। रेस्पोंडेंट क्या कर सकता है मैंने तो अपने अपील में बता दिया कि मैं ये अपना पक्ष कह रही हूँ तो सामने वाले को भी तो मौका दिया जाएगा। तो वो क्या करता है मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन में अपना पूरी रीजन देता है। इसके लिए वो 45 डेज प्लस 45 डेज ऑफ दी रिसीविंग नोटिस ऑफ ओरिजिनल अपील क्या कर सकता है ये 45 डेज में जमा करवा सकता है। अपील फाइलिंग की फीस क्या है 1,000 फॉर एवरी 1 लाख रुपीज। तो जितना भी अमाउंट है डिवाइडेड बाय 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 1,000 कर देना वो आपकी अपील फाइलिंग फीस हो जाएगी। लेकिन मैक्सिमम 25,000 होगा और मिनिमम कितना होगा 5,000 रुपीज। लेकिन अगर मान लो कोई ऐसी डिमांड है जहाँ पे टैक्स इंटरेस्ट फाइन फी पेनल्टी वगैरह इन्वॉल्व नहीं है तो उसके केस में जैसे रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया है तो उससे रिलेटेड अगर है तो 5,000 का मैटर 5,000 आपको सिर्फ जमा करवाना रहेगा। रेक्टिफिकेशन के लिए अगर आप अप्लाई करें तो उसके लिए कोई फी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। प्री डिपॉजिट यहाँ पे कितना रहेगा वही फुल अमाउंट ऑफ टैक्स जो आपने एडमिट कर लिया और जितना भी बाकी बचता है टैक्स एंड डिस्प्यूट उसका 10%। और ये ध्यान रखना जो आपने अपीलेट अथॉरिटी को प्री डिपॉजिट किया था उसके अलावा है ये अमाउंट। सो उतना तो कर दिया था उसके अलावा ये अमाउंट यहाँ पे रहेगा 10%। ये एक्स्ट्रा 10% है बेसिकली। और मैक्सिमम कितना है यहाँ पे 50 करोड़ से और 100 करोड़ इन केस ऑफ IGST वहां पे कितना था 25 और 50 था। और नवंबर 25 के लिए ध्यान रखना ये जो 50 करोड़ है ये 20 करोड़ हो गया और ये 100 करोड़ कितना हो गया है 40 करोड़ कर दिया गया है। अगर डिपार्टमेंट अपील कर रही है तो डिपार्टमेंट अपील करती है तो एक चीज हमें याद है कि प्री डिपॉजिट तो कभी जमा करवाएंगे नहीं और GST APL 07 में यहाँ पे फाइल कर देंगे फॉर्म। इनके पास टोटल 6 मंथ्स है हमारे पास 3 मंथ्स था और 3 मंथ्स का एक्सटेंशन मिल सकता है। यहाँ पे इनके पास ऑल टुगेदर 6 मंथ्स रहेंगे और ये वही 6 मंथ्स कहाँ से काउंट होंगे डेट ऑफ कम्युनिकेशन या फिर जब प्रेसिडेंट अज्यूम कर लेगा ऑफिस। और इस केस में मैनुअल फाइलिंग अलाउ कर सकता है कौन रजिस्ट्रार और इनके एप्लीकेशन को क्या माना जाता है अपील मान लिया जाता है। कुछ कॉमन प्रोविजंस क्या है दोनों के लिए डिपार्टमेंट वर्सेस टैक्स पेयर के लिए कि अगर इनको क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल करने तो GST APL 06 में फाइल करेंगे अनलेस मैनुअली अलाउ कर दिया जाए। फाइनल एक्नॉलेजमेंट इनको GST APL 02 में इशू होती है। वो भी अगर कुछ डिफेक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं तो उसको आप सही करना पड़ेगा उसके बाद ही इशू करना जाएगा। और अगर पोर्टल पे ऑर्डर नहीं है तो वही 7 डेज वाली लिमिट यहाँ पे भी एप्लीकेबल कर दी जाएगी। देन वी हैव कि अपील कब कंसीडर फाइल मानी जाएगी जब फाइनल एक्नॉलेजमेंट आपको इशू कर दी गई है। सो फाइलिंग डेट आपकी प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट वाली डेट मानेगी लेकिन जब तक फाइनल एक्नॉलेजमेंट इशू नहीं हुई तब तक माना नहीं जाता कि एक्चुअली आपके अपील को एक्सेप्ट कर लिया गया है प्रिस्क्राइब मैनर में। और यहाँ पे जो हमने रजिस्ट्रार वर्ड पढ़ा कि रजिस्ट्रार कर सकती है क्या कर सकती है रजिस्ट्रार एक्सटेंड कर सकती है आपका मैनुअल फाइलिंग को। सो उसके लिए रजिस्ट्रार का मतलब है ऐसा रजिस्ट्रार जो गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया जॉइंट रजिस्ट्रार डेप्यूटी रजिस्ट्रार और असिस्टेंट रजिस्ट्रार। ऑर्डर्स ऑफ अपीलेट ट्राइब्यूनल तो ये भी क्या कर सकता है कंफर्म मॉडिफाई एनल कर सकता है लेकिन साथ ही साथ ये रेफर बैक भी कर सकता है केस को। वही 3 एडजॉर्नमेंट से मैक्सिमम दे सकते हैं। इनको भी 1 साल का टाइम लिमिट दे रखा है अपील को डिस्पोज करने के लिए। फाइनल ऑर्डर की कॉपी सबके पास चली जाएगी और इनका ऑर्डर क्या होगा फाइनल और बाइंडिंग होगा अनलेस अपील्ड।
रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, अगर इनसे कुछ भूल चूक हो गई है तो उसको भी रेक्टिफाई कर सकते हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में वही एरर्स आती है जो अपेरेंट ऑन रिकॉर्ड है, मतलब साफ साफ गलती दिख रही है। सो ये खुद की साफ साफ दिखती हुई गलती को रेक्टिफाई कर सकते हैं, लेकिन अपने ऑर्डर को ऑल टुगेदर अगर ये फैक्ट्स के बेसिस पे रिव्यू करना चाहते हैं तो वो नहीं कर सकते। सो अगर ऑर्डर में कोई अपेरेंट मिस्टेक है दैट कैन बी रिव्यूड, सपोज 1 0 कम लग गया, सो दैट इज अपेरेंट ऑन रिकॉर्ड। सो ऐसी गलतियों को ठीक किया जा सकता है, जैसे सपोज 1 लाख उन्होंने इस तरीके से लिख दिया, अब ये तो साफ साफ दिख रहा है ना कि यहाँ पे एक और 0, ये टाइपोग्राफिकल एरर है। तो ऐसे एरर्स को आप ठीक कर सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आप कुछ भी अपने पूरे ऑर्डर को ही स्टार्टिंग से देख रहे हो, स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो। एरर्स रेक्टिफाई करी जा सकती है अगर नोटिस किया ट्राइब्यूनल ने खुद ने या कमिश्नर ने बताया या सीजीएसटी कमिश्नर ने बताया, चाहे एसजीएसटी कमिश्नर ने बताया हो, या फिर जो खुद पर्सन है उसने बताया, किसी और पार्टी ने बताया, विद इन 3 months ऑफ द ऑर्डर। ऑर्डर से 3 महीने में करना पड़ेगा, ध्यान रखना। और इस अमेंडमेंट के थ्रू आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज भी हो सकती है, आपका रिफंड रिड्यूस भी हो सकता है, आपका आईटीसी रिड्यूस अगर डिक्रीज हो रहा है तो उसके केस में आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी। देन अगर आप विड्रॉ करना चाहते हो तो बिल्कुल आप कर सकते हो, जीएसटी एपीएल 0507W के थ्रू कर सकते हो आप यहाँ पे। लेकिन अगर फाइनल एक्नॉलेजमेंट इशू हो गई है तो फिर जीएसटी का अप्रूवल चाहिए रहेगा विद इन 15 days। और अगर आप विड्रॉल के बाद फ्रेश एप्लीकेशन देते हो तो फिर आपको ओरिजिनल टाइम लिमिट से अबाइड करना पड़ेगा। नवंबर 25 के लिए अमेंडमेंट है कि सेक्शन 112 has been amended to empower government to provide a revised time limit for filing appeals। So ये बेसिकली अभी कॉन्स्टिट्यूट होने वाली है ना, सो ये रिवाइज टाइम लिमिट्स यहाँ पे प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। बेसिकली ये सेक्शन इसलिए इंसर्ट किया गया है। अब प्री डिपॉजिट के रिगार्डिंग देखो इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन क्या दे रखा है। सो प्री डिपॉजिट में एप्लीकेंट स्टेज रिकवरी प्रोसीडिंग्स फॉर बैलेंस डिमांड अंटिल अपील इज डिस्पोज्ड। सो प्री डिपॉजिट क्या करती है, आपकी रिकवरी प्रोसीडिंग्स को स्टे कर देती है। अब देखो दिक्कत क्या हो रही है कि हम इस प्री डिपॉजिट को जमा किस तरीके से करवाएंगे। तो पहले इसके ऊपर बहुत एम्बिग्यूटी थी, अब डिपार्टमेंट ने क्लैरिफाई किया था कि आपको क्या करना है। आपको अपने पोर्टल पे जाके सर्विसेज सेक्शन में लेजर्स पे आप जाओगे और क्या करोगे, पेमेंट टुवर्ड्स डिमांड में आप इस पैसा को जमा करवा दोगे। सो इस तरीके से क्या कर सकते हो, आप जमा करवा सकते हो। अमाउंट डिपॉजिटेड विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट प्री डिपॉजिट रिक्वायर्ड फॉर फाइलिंग अपील बिफोर जीएसटी और इसको क्या कर दिया जाएगा, खुद ही डिपार्टमेंट एडजस्ट कर लेगा प्री डिपॉजिट के अगेंस्ट। एंड टेकिंग डिक्लेरेशन मस्ट बी फाइल्ड विद द पीओ स्टेटिंग इंटेंशन टू फाइल अपील बिफोर जीएसटी। और आप क्या करना पड़ेगा, साथ में एक अंडरटेकिंग डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि आप अपील फाइल करना चाहते हो। रिकवरी ऑफ रिमेनिंग डिमांड विल बी स्टेड अपॉन पेमेंट ऑफ प्री डिपॉजिट एंड फाइलिंग ऑफ अंडरटेकिंग। तो आप दोनों चीजें जब फाइल कर दोगे फिर आपके ऊपर डिमांड के ऊपर क्या लग जाएगी, स्टे लग जाएगा। टैक्सपेयर हु ऑलरेडी पेड फुल payment towards demand can apply electronically to adjust it until such functionality is available on portal he can inform PO about payment adjustment। तो अगर आपने चालान वगैरह के थ्रू इस रूट के थ्रू पेमेंट करना था आपको, लेकिन आपने इस रूट के थ्रू को नहीं किया क्योंकि ये तो क्लैरिफिकेशन बाद में आया, तो आपने किसी और रूट के थ्रू पेमेंट कर दिया, नॉर्मल चालान के थ्रू पेमेंट कर दिया, तो आप फिर क्या कर सकते हो, पीए के अगेंस्ट प्रॉपर ऑफिसर को बता सकते हो कि ऐसा ऐसा हुआ है और वो क्या कर देगा, एडजस्टमेंट कर देगा। अब जो आपको प्री डिपॉजिट है, अगर आपको उसका रिफंड मिलता है, मतलब अगर केस आपके फेवर में आ गया बाद में और आपका जितना भी डिमांड बनती थी वो अब टोटली निल कर दी गई है, तो उसके केस में आपको क्या मिलेगा, रिफंड मिलेगा। और रिफंड मिलेगा तो फिर आपको इंटरेस्ट भी मिलना चाहिए। तो आपको इंटरेस्ट कब से मिलेगा, So if pre-deposit made by applicant before A या फिर GST is required to be refunded consequent to an order of A या GST, interest at the rate 6% shall be payable from date of payment of amount and not from the date of order of A GST till refund date. So जब आपने अमाउंट पे किया था उसी दिन से यहाँ पे आपको रिफंड मिल जाएगा। तो आप ये मत सोचना इस बार थोड़ा यहाँ पे गवर्नमेंट ने हमें सही रास्ता दिया है, वरना तो ये क्या करते हैं ऑर्डर की पास की डेट से और उसके भी कुछ दिन बाद थे, 3 महीने बाद 60 दिन बाद अगर पेमेंट नहीं करते तो हमें फाइनल इंटरेस्ट देते। बट इस केस में ये जब आपने पेमेंट किया था उसी दिन से आपका इंटरेस्ट लगना स्टार्ट कर देंगे। तो जब तक आपको रिफंड नहीं मिल जाता तब तक आपको पूरा 6% की रेट से क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन इंटरेस्ट की रेट तो अभी भी 6% ही है। अब क्या कर सकते हो, आप एडिशनल एविडेंस भी प्रोड्यूस कर सकते हो ए या फिर जीएसटी के अगेंस्ट। तो आपने लोअर अथॉरिटीज के सामने तो कम एविडेंस दिए थे, लेकिन इनके सामने आप बाकी एविडेंस भी सामने ला सकते हो। सो एडिशनल एविडेंस कब ला सकते हो, ध्यान में रखना कि अगर जो आपकी लोअर अथॉरिटीज थी उसने रिफ्यूज कर दिया था एडमिट करने से एविडेंस को जो एडमिट होने चाहिए थे, या फिर उन्होंने आपको सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी नहीं दी, या फिर उन्होंने कुछ एविडेंस मांगे थे लेकिन आप प्रोड्यूस नहीं कर पाए, आपके पास आप
यू वर इन सर्टेन डिफिकल्टी, आप नहीं प्रोड्यूस कर पाए, और कुछ एविडेंस प्रोड्यूस होने चाहिए थे जो रेलिवेंट है ग्राउंड्स ऑफ अपील से, लेकिन यू आर प्रिवेंटेड फ्रॉम सफिशिएंट कॉस्ट टू प्रोड्यूस दैम। सो इस पर भी कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है, तो याद रख लेना इसे। नेक्स्ट, एडिशनल एविडेंस एडमिटेड बाय ए या जीएसटीडी मस्ट बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग विद रीजंस फॉर इट्स एडमिशन। और अगर आप एडिशनल एविडेंस एडमिट करते हो तो फिर आपको रीजन स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि आपने क्यों एडमिट किया उसे। A GSTAD must allow adjudicating authority or authorized officer a reasonable opportunity to examine, cross-examine or rebut additional evidence। और मान लो मैं टेक्स्ट पे तो एडिशनल एविडेंस लेके आ गई और पहले तो मैंने वो एविडेंस दिए ही नहीं थे, तो हम क्या करेंगे, डिपार्टमेंट को अपॉर्चुनिटी देंगे कि वो भी उन एडिशनल एविडेंसेस के अगेंस्ट कुछ कह सके। These provisions do not affect power of A या GSTAD to order production of documents or examination of witnesses necessary to dispose of appeal। So additional evidence हमने कहा कि हम इन कुछ conditions में ही एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर कुछ आपकी अपील को डिस्पोज ऑफ करने के लिए, मतलब अपील का फाइनल ऑर्डर पास करने के लिए अगर आपके पास जरूरी है कि आप कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मंगवाओ तो आप मंगवा सकते हो खुद की मर्जी से। अब आप क्या कर सकते हो, जीएसटी या कोई भी जीएसटी ऑफिसर्स के सामने अब अगर आपको अपीयर करने के लिए कहा जा रहा है तो आप क्या कर सकते हो, अपने एक ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू भी अपीयर हो सकते हो, खुद ना जाके किसी और को भेज सकते हो अपनी जगह। सो यहाँ पे बिल्कुल ये पावर आपको दी गई है। और ये ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव हो कौन कौन कर सकते हैं, आपके रिलेटिव हो सकते हैं, आपके एम्प्लॉइज, एडवोकेट हो सकता है, कोई सीए हो सकते हैं, सीएमए, सीएस, जीएसटी प्रैक्टिशनर्स, स्पेसिफाइड आईडीटी गजेटेड ऑफिसर्स जिनको रिजाइन करे हुए 1 साल हो गया है और उन्होंने एटलीस्ट 2 साल काम किया था। ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव की कौन कौन लोग ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव नहीं बन सकते हैं, तो अगर आप इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दी गए हो तो जितने टाइम के लिए आप इंसॉल्वेंट रहे हो उतने टाइम के लिए आप किसी और के ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव नहीं बन सकते हो। लेकिन अगर आपको गवर्नमेंट सर्विस से निकाला गया था तो आप रिवेंज ना ले लो, इसलिए आप टोटली डिस्क्वालीफाइड हो हमेशा के लिए। या फिर आपने कोई ऑफेंस कर दिया था जीएसटी एक्ट वगैरह में, या फिर आप क्या थे, गिल्टी थे मिसकंडक्ट के, तो आपको हमेशा के लिए इसके लिए डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। और अगर आपको एक एक्ट में डिस्क्वालीफाई किया गया है तो आप दूसरे एक्ट में भी डिस्क्वालीफाइड ही माने जाओगे। अब हम हाई कोर्ट को अपील करेंगे। हाई कोर्ट को हम अपील कब करेंगे, जब ट्राइब्यूनल की स्टेट बेंच ने ऑर्डर पास किया और हम उससे सेटिस्फाइड नहीं है। लेकिन हाई कोर्ट को अपील ध्यान रखना तभी कर सकते हो, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक आप तभी जा सकते हो जब क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व होगा, मतलब इंटरप्रिटेशन, लॉ के इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड कोई इशू होगा, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ होगा तो ये आप जाओगे। और सब्सटेंशियल का मतलब क्या है कि वो डिबेटेबल है, उस पर डिबेट होनी चाहिए, ना कि ऐसा कोई डिसीजन जो ऑलरेडी सेटल किया जा चुका है। यहाँ पे लीगल प्रिंसिपल्स लगने चाहिए और ना कि क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होना चाहिए। जीएसटी एपीएल 08 में जाएगा, विद इन 180 डेज में आप ये क्या करते हो, अपील यहाँ पे बेसिकली फाइल करते हो। हाई कोर्ट क्या करेगा, खुद आपका एक क्वेश्चन बनाएगा कि एग्जैक्टली आपके मैटर में क्या क्वेश्चन इन्वॉल्व है और फिर आपकी अपील को पूरा सुनेगा। डिसीजन में जितने भी ग्राउंड्स थे वो सब आएंगे और एचसी क्या कर सकते हैं, जो भी आपकी कॉस्ट लगी है, अगर आपका फेवर में चल रहा है डिसीजन तो आपको जितनी भी कॉस्ट आपकी पूरी अपील प्रोसेस में लगी वो भी आपको वापस दिलवा सकती है। एचसी में डिटरमाइन इश्यूज नॉट डिसाइडेड और रॉन्गली डिसाइडेड। और एचसी क्या कर सकते हैं, हाई कोर्ट क्या कर सकता है, आपका अगर ट्राइब्यूनल ने कोई डिसीजन गलत दे दिया था या फिर मान लो किसी पर्टिकुलर मैटर पे ऐसे था जिन पे डिसीजन नहीं दिया गया तो उन इश्यूज को भी हाई कोर्ट क्या कर सकती है, अपने पूरे स्कोप में ले सकती है। इनके ऊपर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एप्लीकेबल रहता है और एटलीस्ट 2 जज की बेंच इस मैटर को सुनेगी और मेजॉरिटी का डिसीजन यहाँ पे गवर्न करेगा। और इसके डिसीजन के बाद टैक्स पेयर को सारा टैक्स पे करना रहेगा। अगर उनको डिसीजन चाहिए मतलब अपील फाइल करने से पहले उनको सारे टैक्स ड्यूज चुकाने पड़ेंगे, लेकिन अगर चाहे तो हाई कोर्ट खुद से स्टे दे सकती है। फिर सुप्रीम कोर्ट के पास कब जाओगे, या तो प्रिंसिपल बेंच के ऑर्डर के अगेंस्ट जाना है तो जाओगे, या फिर हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट जाना है तो आप जाओगे। इसमें भी सीपीसी के प्रोसीजर्स ही एप्लीकेबल रहेंगे और इसके लिए भी आपको सारे टैक्स ड्यूज पहले जमा करवाने पड़ेंगे, तभी आप क्या कर सकते हो, अपील कर सकते हो। और वही सुप्रीम कोर्ट भी आपका ऑर्डर या तो वेरी कर सकती है, कंफर्म कर सकती है, या फिर रिवर्स कर सकती है, या फिर रेफर बैक भी कर सकती है, मैटर को अवॉर्ड भी कर सकती है कॉस्ट। Then sums due to be paid notwithstanding appeal etc. So अगर आप गवर्नमेंट
को कुछ ड्यूज पे करने के लिए लायबल हो एज अ रिजल्ट ऑफ एन ऑर्डर पास बाय प्रिंसिपल बेंच और स्टेट बेंच ऑफ अपीलेट ट्राइब्यूनल या एचसी, इट शैल बी पेबल इन अकॉर्डेंस विद द ऑर्डर सो पास नॉट विद स्टैंडिंग की अपील आपने फाइल करी है। सो अगर इन अथॉरिटीज ने आपका ऑर्डर पास किया है तो जितना ऑर्डर में डिमांड उन्होंने बताई है वो आपको पे करनी ही करनी पड़ेगी अंटिल स्टे की प्रोसीडिंग्स लग जाए। सो आप भले ही अपील में चले जाओ लेकिन ये जितना अमाउंट बनता है वो आपको पे करना पड़ेगा। Appeal not to be filed in certain cases. Tax department is always an opposite party, so it often files appeals in tax disputes, particularly at tribunal, HC, SC level. So departmental appeal पे उन्होंने थोड़ी रोक लगा दी कि हर छोटे मोटे मैटर में डिपार्टमेंट को अपील नहीं करनी है, क्योंकि ऐसे तो फिर बहुत सारी अपील्स ही इनके पास क्या हो जाएगी, अक्यूमुलेट होती जाएगी। सो अगर इन कुछ मॉनेटरी लिमिट्स जो हम देखने वाले हैं, अगर इनके कारण अपील फाइल नहीं हुई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि डिपार्टमेंट ने अग्री कर लिया आपके डिसीजन से, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि डिपार्टमेंट सिमिलर केस में किसी और असेसी के अगेंस्ट अपील फाइल नहीं कर सकती। सो अगर कभी मॉनेटरी लिमिट्स के कारण अपील फाइल नहीं हुई है तो हायर अथॉरिटीज क्या करेगी, पहले रीजन जानेगी कि क्यों अपील फाइल नहीं हुई थी और फिर फर्दर मैटर प्रोसीड करेगी। सो ये लिमिट्स क्या है कि अगर आप अपील करना चाह रहे हो जीएसटी को तो आपको 20 करोड़ का अमाउंट इन्वॉल्व होगा तो ही आप अपील कर सकते हो। हाई कोर्ट के पास 1 करोड़ और अगर सुप्रीम कोर्ट को करना चाह रहे हो तो 2 करोड़ का मिनिमम अमाउंट इन्वॉल्व होना चाहिए। सो 21(2) आपको ध्यान में रखना है। अमेंडमेंट है, बहुत अच्छे से इसको देख के जाना, इस पर पक्का क्वेश्चन आंसर आने के चांसेस है। अभी इनफैक्ट आरटी में भी पूछ रखा है May 24 में। अमाउंट टू बी कंसिडर फॉर फाइलिंग फॉर अप्लाइंग फॉर मॉनेटरी लिमिट। अब हमने यहाँ पे कहा कि मॉनेटरी लिमिट ये 21 करोड़ और 2 करोड़, बट ये कौन सा अमाउंट देखेंगे हम, एग्जैक्ट टैक्स का देखेंगे, इंटरेस्ट का देखेंगे, पेनल्टी का देखेंगे। सो अगर आपका जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है वो टैक्स से रिलेटेड है, भले ही उसके साथ में पेनल्टी इंटरेस्ट वगैरह जुड़े हुए हो चाहे ना हो, फर्क नहीं पड़ता। अगर टैक्स साथ में है तो आप क्या करोगे, जितना भी टैक्स एंड डिस्प्यूट है उसको कंसिडर करोगे इस मॉनेटरी लिमिट को चेक करने के लिए। लेकिन अगर सिर्फ इंटरेस्ट के रिगार्डिंग डिस्प्यूट है तो आप इंटरेस्ट चेक करोगे, फिर पेनल्टी के रिगार्डिंग डिस्प्यूट है तो पेनल्टी चेक कर लेना, लेट फी के रिगार्डिंग है तो लेट फी चेक कर लेना। पर अगर मान लो डिस्प्यूट है रिगार्डिंग इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी लेट फी वगैरह, सो इन सबके कॉम्बो के कारण अगर है, लेकिन टैक्स ध्यान रखना है, यहाँ पे टैक्स वर्ड यूज नहीं है। टैक्स अगर होगा तो सिर्फ टैक्स देखेंगे, उसके अलावा अगर बाकी चीजें हैं तो फिर हम इन सबका सम देख लेंगे। और अगर रिफंड से रिलेटेड है तो जितना रिफंड इन डिस्प्यूट है वो क्या हो जाएगा, मॉनेटरी लिमिट के लिए हम चेक करेंगे। मॉनेटरी लिमिट अप्लाइज टू डिस्प्यूटेड अमाउंट ऑफ टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी लेट फी एज एप्लीकेबल विद रिस्पेक्ट टू व्हिच एप्लीकेशन और अपील इज बीइंग फाइल्ड इन अ कंपोजिट ऑर्डर इन्वॉल्विंग मल्टीपल अपील्स। द लिमिट अप्लाइज टू टोटल अमाउंट एंड नॉट इंडिविजुअली। सो अगर ध्यान रखना है, एक से ज्यादा ऑर्डर से रिलेटेड आप अपील फाइल कर रहे हो, एक कंपोजिट ऑर्डर है जिसमें मल्टीपल अपील्स है, मल्टीपल ईयर से रिलेटेड अपील्स है, सो सबका मिला के हम ये मॉनेटरी लिमिट चेक करेंगे। कुछ एक्सक्लूजन है, ये भी ध्यान रखना, इसके रिगार्डिंग भी उन्होंने पूछ लिया था। सो अगर मैटर रिलेटेड है, मैटर या तो कॉन्स्टिट्यूशन से अल्ट्रा वायरस है या पेरेंट एक्ट जो आपका जीएसटी एक्ट है उसके अल्ट्रा वायरस जा रहा है, कोई रूल प्रोविजन, तो आप क्या कर सकते हो, बिना लिमिट्स को चेक करे अपील में जा सकते हो। या फिर कोई ऑर्डर वगैरह है वो जीएसटी लॉ वगैरह से रूल से अल्ट्रा वायरस हो रहा है, या मैटर वैल्यूएशन ऑफ गुड्स से रिलेटेड है, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स से रिलेटेड है, रिफंड से रिलेटेड है, प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेटेड है। बहुत अच्छे से इनको ध्यान में रख लेना, याद कर लेना। या फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रोविजन से रिलेटेड है तो उसके केस में आप बिना मॉनेटरी लिमिट चेक करके क्या कर सकते हो, अपील फाइल कर सकते हो। या फिर वेयर स्ट्रिक्चर्स और एडवर्स गवर्नमेंट हैज बीन पास्ड और कॉस्ट इम्पोज अगेंस्ट गवर्नमेंट और डिपार्टमेंट और देयर ऑफिसर्स, तो अगर इनके ऊपर आंच आएगी तो फिर ये कर सकते हैं अपील। या कोई भी ऐसा केस जिसमें इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू या जस्टिस इन्वॉल्व हो। Non-filing based on monetary limits does not preclude officers from filing in other cases having similar issues and where tax in dispute exceeds the monetary limit or case involves a question of law। तो दूसरे केसेस में आप बिल्कुल फाइल कर सकते हो। अब जो हमने सेक्शन 121 देखा था जिसके अगेंस्ट रिविजनल और अथॉरिटी भी ऑर्डर पास नहीं कर सकती, रिविजन नहीं कर सकती, तो वो नॉन अपीलेबल कुछ ऑर्डर्स होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं जिनके अगेंस्ट आप अपील फाइल नहीं कर सकते हो। सो पहला तो इन्होंने दे रखा है इफ इट रिलेट्स टू ट्रांसफर ऑफ प्रोसीडिंग्स फ्रॉम वन ऑफिसर टू अनदर। अगर एक ऑफिसर से दूसरे ऑफिसर के पास चला गया तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि हमें ये ऑफिसर पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि सब इंडिकेशन है कि आपकी पक्का जो पिछले ऑफिसर्स थे उससे कुछ सेटिंग थी। सो आप ये बिल्कुल इसके अगेंस्ट अपील नहीं कर सकते हो। या फिर अगर आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह क्या किया गया है, सीज किया गया, रिटेन किया गया है,
या फिर कोई प्रोसिक्यूशन आपके अगेंस्ट सैंक्शन किया गया है तो उसके लिए अगेंस्ट आप अपील में नहीं जा सकते, उसके लिए फिर आपको बेल और पूरी प्रोसीडिंग्स में जाना पड़ेगा। या फिर अगर कोई टैक्स इन पेमेंट ऑफ टैक्स इन इंस्टॉलमेंट्स जो अंडर सेक्शन 80 हम पढ़ते हैं उससे रिलेटेड मैटर है, तो फिर आप अपील में नहीं जा सकते उसके रिगार्डिंग। सो ये हमारा अपील और रिविजन भी कंप्लीट हो गया है। अच्छे से इस चैप्टर को देख लेना, इसमें अमेंडमेंट से अच्छे खासे है, तो इसमें पक्का एक क्वेश्चन शॉर्ट आने वाला है। अब देख लेते हैं फटाफट से एडवांस रूलिंग, बहुत छोटा सा चैप्टर है। देखो एडवांस रूलिंग क्या होती है कि हम एडवांस में रूलिंग ले रहे हैं, तो हमें अपील्स के मैटर में पढ़ना ही नहीं है, लेना ही नहीं है। हम क्या करते हैं उनसे पहले ही समझ लेते हैं कि भाई तुम ही बता दो कि हमें इस पे टैक्स पे करना है नहीं पे करना, इसका क्लासिफिकेशन कैसे होना चाहिए, तो हम सब उनसे पूछ लेते हैं। सो इसका ब्रॉड ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये क्या करना चाहते हैं, हम टैक्स लायबिलिटी में सर्टेनिटी लाना चाहते हैं, एफडीआई वगैरह अट्रैक्ट करना चाहते हैं, लिटिगेशंस को रिड्यूस करना चाहते हैं, और सारी रूलिंग्स जो है उनको एक्सपीडिशियसली मतलब फास्ट क्या करना चाहते हैं, रिजॉल्व करना चाहते हैं। सो टेल से आप इसको याद रख लेना। टेल क्या है, टी फॉर टैक्स लायबिलिटी, ए फॉर अट्रैक्ट एफडीआई, एल फॉर लिटिगेशन को रिड्यूस करना है, ई फॉर एक्सपीडिशियसली हमें रूलिंग प्रोनाउंस करनी है। अब कौन कौन से मैटर्स है जिनके लिए एडवांस रूलिंग में आप जा सकते हो। सो कार लिस्ट के लिए आप जा सकते हो एडवांस रूलिंग में। क्या, कार लिस्ट के लिए आप एडवांस रूलिंग में जा सकते हो। सी फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ए फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ अ नोटिफिकेशन, आर फॉर अब रजिस्टर आपको होने की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, आर फॉर अपनी लाइबिलिटी टू पे टैक्स को डिटरमाइन करने के लिए आप जा सकते हो, आई फॉर आईटीसी की एडमिसिबिलिटी के लिए आप जा सकते हो, एस फॉर जो आपका ट्रांजैक्शन है वो सप्लाई है या नहीं ये जानने के लिए जा सकते हो, और टी फॉर टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई को जानने के लिए आप जा सकते हो। सो इन मैटर्स के अगेंस्ट आप क्या कर सकते हो, एडवांस रूलिंग ले सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना एडवांस रूलिंग आप कभी भी अप्लाई नहीं कर सकते फॉर प्लेस ऑफ सप्लाई। ध्यान रखना वैल्यू ऑफ सप्लाई और टीओएस इसके लिए आप जा सकते हो एडवांस रूलिंग में, लेकिन प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए आप नहीं जा सकते हो एडवांस रूलिंग में। और या फिर ऐसा कोई मैटर जो ऑलरेडी कहीं पेंडिंग किसी प्रोसीडिंग में या डिसाइड किया जा चुका है किसी और प्रोसीडिंग्स में, तो फिर उसके अगेंस्ट आप एडवांस रूलिंग में नहीं जा सकते हो। जो अथॉरिटी एडवांस रूलिंग की और जो अपेलेट अथॉरिटी एडवांस रूलिंग की, जो सीजीएसटी एसजीएसटी में अपॉइंट की जाएगी उसको हम सेम अथॉरिटी मानेंगे सीजीएसटी के लिए भी, तो एस वालों को हम सी के लिए भी डीम कर देंगे। और इसके मेंबर कौन होंगे, हमारी अथॉरिटी के एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के सो जॉइंट कमिश्नर और उससे अब वाले ऑफिसर्स यहाँ पे मेंबर्स रहने वाले हैं। प्रोसीजर क्या होगा कि आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग के पास जा रहे हो तो आपको 5,000 रुपए देने पड़ेंगे। सो सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों में ईच है, ध्यान रखना 5 + 5,000 है यहाँ पे। फिर आपको सारे डॉक्यूमेंट साइन वगैरह करके देने रहेंगे। बेसिकली आपकी एग्जामिन करी जाएगी आपके एप्लीकेशन को और फिर उसको एक्सेप्ट और रिजेक्ट किया जा सकता है, और अगर ऑलरेडी पेंडिंग कहीं मैटर होगा तो फिर वो आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ध्यान में रखना। रूलिंग जनरली कितने दिन में पास हो जाती है, 90 डेज में वो आपकी रूलिंग पास कर देते हैं फ्रॉम रिसीविंग दी एप्लीकेशन। आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देते हैं आपकी रूलिंग को प्रोनाउंस करने से पहले, एप्लीकेंट को भी देंगे और कंसर्न ऑफिसर को भी देंगे। और अगर मान लो ये आपस में ही सुलझ नहीं पा रहे, इनके तो खुद के ही झगड़े खत्म नहीं हो रहे, मतलब ये इनके डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है, तो फिर मैटर किसके पास जाएगा, अथॉरिटी अपेलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग के पास जाएगा, ताकि हम फाइनल कंक्लूजन दे पाए। और मान लो अपेलेट अथॉरिटी के लोगों में भी झगड़ा हो गया, वो भी फाइनल नहीं कर पा रहे, तो फिर उसके केस में फिर कोई एडवांस रूलिंग ही प्रोनाउंस नहीं होगी, और जो फाइनल कॉपी डिसीजन की आएगी वो सबको भेज दी जाएगी। अब अगर मान लो आप एडवांस रूलिंग के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं हो तो फिर आप इसके अगेंस्ट अपील कर सकते हो, चाहे आप ऑफिसर हो चाहे एप्लीकेंट हो, दोनों में से जो भी अग्रीव होगा वो क्या कर देगा, इसके अगेंस्ट अपील कर देगा। अपील कितने दिन में करनी पड़ेगी, 30 डेज + 30 डेज आपको मिलते हैं इसके लिए। 10,000 की यहाँ पे फीस हो जाएगी, पहले 5,000 थी, यहाँ पे 10,000 हो जाएगी। और ध्यान रखना ईच है ये भी, लेकिन अगर ऑफिसर फाइल करने हैं तो इनको तो कोई फीस हमेशा कभी भी देनी होती नहीं है। वही इस यहाँ पे भी पूरा स्पेसिफाइड मैनर में आपको पूरा सारे डॉक्यूमेंट्स में साइन वाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे वही 90 डेज आपको मिल जाएंगे। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो फिर उस केस में कोई रूलिंग प्रोनाउंस नहीं हो सकती, ध्यान रख लेना। और ये भी क्या कर सकती है, या तो कंफर्म कर देगी, मॉडिफाई कर देगी, या सेट असाइड कर सकती है एडवांस रूलिंग का जो ऑर्डर पास किया था। इनकी भी सारी कॉपी सारे मेंबर्स वगैरह को जो कंसर्न पार्टीज है उनको भेज दी जाएगी। और अगर मान लो कुछ मिस्टेक अपेरेंट ऑन रिकॉर्ड है तो उसका रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं विद इन 6 मंथ्स में। यहाँ पे 6 महीने दे रखे हैं, ध्यान में रखना, उधर अब हमने 3 महीने बढ़ते हैं। मिस्टेक्स कैन बी नोटिस बाय अथॉरिटी ऑन इट्स ओन, या फिर एप्लीकेंट भी पॉइंट आउट कर सकते हैं, ऑफिसर्स पॉइंट आउट कर सकते हैं, तो कोई भी पॉइंट आउट कर सकता है विद इन 6 मंथ्स कर सकते हैं। लेकिन
और रेक्टिफिकेशन में अगर टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज होती है, आपका आईटीसी वगैरह रिड्यूस हो जाए, तो उसके केस में आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी आपका ऑर्डर पास करने से पहले। ये जो एडवांस रूलिंग प्रोनाउंस की जाएगी वो सिर्फ आपके ऊपर एप्लीकेबल रहेगी। सो आपके ऊपर जो आपका ऑफिसर है, कंसर्न आपका जुरिसडिक्शनल ऑफिसर है, उनके ऊपर ही एडवांस रूलिंग एप्लीकेबल रहेगी। कोई और दूसरा पर्सन, कोई थर्ड पार्टी इसको यूज नहीं कर सकते अपने केस में। तो मान लो मैंने एडवांस रूलिंग ली और कोई एक्स नाम का पर्सन है, उसका भी सेम ही केस बनता है, तो वो मेरी एडवांस रूलिंग को यूज नहीं कर सकता। सो इट विल नॉट बी यूज्ड and it will be binding until there is a change in facts and law or circumstances. मान लो आपने एडवांस रूलिंग धोखे से ली है, फ्रॉड, सप्रेशन, मिसरिप्रेजेंटेशन करके, तो फिर आपकी एडवांस रूलिंग को क्या डिक्लेयर कर दिया जाएगा? वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा, मतलब वो एग्जिस्ट नहीं करती, उसको हम क्या कर देंगे? खारिज कर देंगे। सो इट विल बी ट्रीटेड एज इफ रूलिंग हैड नेवर एक्सिस्टेड एक्सेप्ट फॉर द पीरियड जब रूलिंग दी गई और जब ये ऑर्डर पास किया गया। And order declaring advance ruling void is passed only after hearing the applicant। और आपको ऐसा नहीं है खुद की मर्जी से कर देंगे, आपको पूरा अपॉर्चुनिटी देंगे, आपकी सुनाई करेंगे हम। कॉपी ऑफ ऑर्डर फिर फाइनली सब लोगों को भेज दी जाएगी। और इस केस में जो पीरियड था जब एडवांस रूलिंग, पीरियड बिगनिंग में डेट ऑफ सच एडवांस रूलिंग एंड एंडिंग में ऑर्डर डिक्लेयरिंग इट वॉइड, ये एक्सक्लूड कर दिया जाएगा 73-74 में जो ऑर्डर और एससीएन इश्यूएंस का टाइम लिमिट है उससे। और 73-74 जहाँ पे भी आया नवंबर 25 वाले बच्चे 74A को डीम करके चलना। पावर्स और प्रोसीजर्स आर और RRR के क्या है? सो इनके पास में कोई सिविल कोर्ट वाली पावर्स हैं, जो हमने साइड वाली पावर्स देखी थी वो इनके पास भी अवेलेबल है। सो ये भी क्या कर सकते हैं? डिस्कवरी और इंस्पेक्शन कर सकते हैं, अटेंडेंस इन्फोर्स कर सकते हैं, एग्जामिन कर सकते हैं ओथ पे, इशूइंग कमीशंस, कंपेलिंग प्रोडक्शन ऑफ बुक्स एंड अकाउंट्स। तो सेम इनके पास भी पावर्स हैं। दे आर डीम्ड सिविल कोर्ट्स फॉर CRPC और इनके प्रोसीडिंग्स को जुडिशियल प्रोसीडिंग्स माना जाता है GST एक्ट और इंडियन पिनल कोड में। और ये खुद के प्रोसीजर्स, मतलब ऐसा नहीं है कि इनको दूसरे कोर्ट्स के बेसिस पे चलना है, खुद के प्रोसीजर्स पर इनको नेचुरल जस्टिस फॉलो करना रहता है, तो ये खुद के प्रोसीजर्स के बेसिस पे चलते हैं। सो ये कुछ खास काम का नहीं था। सो यहाँ पे हमारा 3 चैप्टर्स का रिविजन हो जाता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट तो मैं ये कहूँगी, अपील्स एंड रिविजन में बहुत सारे अमेंडमेंट्स हैं, उनको तो अच्छे से कर जाना। एंड आई होप दिस वीडियो वाज यूजफुल फॉर यू। सो लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। हरे कृष्ण।